6:45 PM ओम माई विलेनस लवर पार्ट 4 36 माई विलेनस लवर 36। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि अनाया और बुआ जी की टकरार चल ही रही थी कि बुआ जी रागिनी जी को टारगेट करना स्टार्ट कर देती है, जिससे गुस्से में अनाया उन्हें धक्का देती है और ऐसे दिखाती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है ये सब, और सुजाता जी बात को ऐसे नहीं जाने देती है। पर दादी के कहने पर सब शांत हो जाते हैं। उसके बाद अनाया दूध और दवाई खाने में नखरे कर रही थी तो सब उसे जबरदस्ती खिलाते हैं। अब आगे अनाया ने सबको अपने पर हंसता देख रुद्र को घूरा, जो खुद भी उस पर हंस रहा था। वो अपने पैर उसकी गोद में रख जोर जोर से उसके पैर पर मारते हुए बोली, हंस क्या रहे हो? हाँ, तुम्हारा भी वक्त आएगा, फिर मैं भी देखती हूँ तुम कैसे हंसते हो। रुद्र हंसते हुए बोला, फिर भी मैं तुम्हारी तरफ नहीं करूँगा, कैसे बच्चों जैसे मुंह बनाती हो यार। अनाया गुस्से में सोफे पर से तकिया लेकर रुद्र पर झापट पड़ी और उसे मारते हुए बोली, तुम हंसना बंद करो ठीक है। पर रुद्र की हंसी रुके नहीं रही थी। वो वैसे ही हंसते हुए अनाया से खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। उनकी ये बचकानी लड़ाई ने सबका मूड पहले जैसा खुशमिजाज कर दिया और सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सब खुश थे, बस 3 लोगों को छोड़कर। वही तीनों माँ बेटियां ये लोग अनाया को रुद्र के साथ मस्ती करते देख चल रही थी। सुजाता जी को रुद्र को खुद का दामाद बनाने का सपना छुटते हुए नजर आ रहा था। वो गुस्से में बोली, अनाया क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ बड़े बैठे हैं और तुम ऐसे किसी गैर मर्द के साथ चिपककर मस्ती कर रही हो। उनकी बात सुनकर सब और सन्नाटा हो गया। अनाया गुस्से बोली, आपके कहने का मतलब क्या है बुआ जी? सुजाता जी मुंह बनाकर बोली, अब मेरा मतलब क्या होगा, वो तो लोग ही देख रहे हैं। अरहान गुस्से में बोला, अब ये ज्यादा हो रहा है आपका, हम कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले। सुजाता जी बोली, देखा माँ, ये आजकल के बच्चे कैसे बड़ों को जवाब देते हैं, इसलिए इन्हें घर से बाहर अकेले नहीं निकालना चाहिए। पढ़ना कमा सब कुछ घर से है हो, दूसरे शहर घर से दूर भेजना है नहीं चाहिए। रुचि बोली, अच्छा ऐसा है बुआ जी, तो फिर आपकी बेटियां भी बहुत संस्कारी होगी। सुजाता जी बोली, इसमें कोई शक है क्या? मेरी बेटियों में मेरे संस्कार है, वो ऐसे किसी भी गैर मर्द को खुद को छूने भी नहीं देती। रुचि बोली, अच्छा ऐसा, पर कल तो सानिया ने इंस्टा पर एक फोटो डाली थी, दोनों बहनों ने घुटनों से भी ऊपर की छोटी ड्रेस डाली थी, हाथ में शराब की बोतल और एक हाथ एक एक लड़के की गले में थी। सुजाता जी हड़बड़ा कर बोली, अच्छा वो तो इन लोगों के मुंह बोले भाई हैं ना, इसलिए होगा, और वो शराब इनकी नहीं थी। रेहा बोली, अच्छा बुआ जी, पर फोटो में तो दोनों उनके होठों को चूम रहे थे। और आगे क्या हुआ होगा, अपा खुद ही समझदार है। राधिका एक कुटिल मुस्कान के साथ बोली, हम बुआ जी, ऐसा कौन सा भाई है जो होठों को चूमता है इनके? हमने तो नहीं देखा। सुजाता जी शर्मिंदा हो गई और उन्होंने गुस्से में घूरकर अपनी दोनों बेटियों को देखा। सच तो ये था कि उन्हें पता था कि उनकी दोनों बेटियां गुस्सैल है, पर वो हमेशा यही दिखाती थी उन्हें ज्यादा संस्कारी कोई नहीं है। वो अपनी बेटियों को तो यूं सबके आमने नहीं डांट सकती थी, इसलिए वो गुस्से में गायत्री जी से बोली, माँ क्या आपने हमें यहाँ पर बेइज्जत होने के लिए बुलाया है? इससे अच्छा होगा कि हम यहाँ आते ही नहीं, कम से कम हमें इतनी बेइज्जती तो नहीं सहनी पड़ती। अब तो आप बजी कुछ नहीं बोलेगी ना सौतेली जोहू। वो गायत्री जी को इमोशनल ब्लैकमेल करने में लगी हुई थी और यही दादी का दिल पिघल जाता है। वो बोली, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा? कोई भी नहीं? मतलब कोई भी नहीं? सुजाता तुम भी नहीं? सुजाता जी का मुंह बन जाता है पर वो चुप हो जाती है। अब सब शांत थे। गायत्री दादी और प्रीतो दादी अपनी बहुओं और सुजाता जी के साथ अपने कमरे चली जाती है। सुजाता जी अपने साथ टीना सानिया को भी लेती जाती है, क्योंकि वो सावी जी के साथ उनका घुलना मिलाना करना चाहती थी। वही अब हॉल में यंगस्टार्स और आदमी लोग ही रह गए थे। विक्रम जी बच्चों को देख बोले, ये क्या था? राधिका बोली, क्या क्या था पापा? विक्रम जी बोले, तुम लोगों को यूं जीजी से जबान नहीं लड़ानी चाहिए थी। अनाया अभी भी गुस्से में थी। वो बोली, तो आप कुछ बोल लेते, अगर आप कुछ बोलते तो हमें बोलने की नौबत नहीं आती। अनाया की आवाज में एक गुस्सा था जिसे सुन सबा शांत हो जाते हैं। विक्रम जी भी अब आगे नहीं बोलते। रुद्र बोला, वैसे जंगली बिल्ली, मुझे लगा तुम्हारा मुंह बस मुझसे ही लड़ने के लिए खुलता है, पर मुझे नहीं पता यहाँ कि तुम तो सबके छक्के छुड़ा देती हो, वाह यार। अनाया चिल्लाते हुए बोली, यही तुमने मुझे जंगली बिल्ली कैसे कहा? काले बिलोटे। रुद्र आंखें फाड़े बोला, क्या काला बिलोटा? ओए तुम्हें मैं कहाँ से काला दिखता हूँ? ये क्या नाम देती रहती हो? अनाया आपने दांत दिखाकर उसके गाल खींचकर बोली, ओ काले बिलोटे, हाउ क्यूट ना। रुद्र तो उसे आंखें फाड़े देखने लगा। वही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख सब हंसने लगे। रुद्र अपने गाल छुड़ाकर रुचि को अपने बिच बिठा कर बोला, यार मुझे ना लगता है तेरी बहन पागल, कभी कुछ होती है कभी कुछ, देख कैसी पागलों वाले हरकतें कर रही है। अपने लिए पागल सुन। अनाया उसे एक तकिया फेंक कर मारती है और बोलू,
यू बिलोटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की? रुद्र बोला, देखा मैंने कहा था ना कि ये पागल है। नहीं पागल नहीं है, इसे द्वैत पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, मैं बता रहा हूँ, इसे किसी पगलों के डॉक्टर को दिखाओ। अनाया अरिताज जी ले पास बैठ बोली, देखो अंकल, ये मुझे पागल कह रहा है। अरिताज जी रुद्र को डांटते हुए कहा, ओए नालायक, खबरदारा, जो मेरी बेटी को पागल कहा तो तू होगा पागल, मेरी बेटी नहीं। उनकी बात सुन अनाया खुशी से उनके गले लग गई और रुद्र को चिढ़ाने लगी। रुद्र मुंह बनाकर उन्हें घूरते हुए बोला, हाँ हाँ, सब आपके बेवे में ही पर आया, मुझे ही कचरे के डिब्बे से उठाकर लाए हो ना आप। अरिजात जी एकदम सीरियस होकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? रुद्र हैरान होकर बोला, क्या क्या कैसे पता चला? अरिताज जी बोले, यही कि तुम्हें हम कचरे के डिब्बे से लाए थे। उन्होंने ये बात इतनी सीरियस होकर कहा कि मानो ये सच हो। रुद्र अपने पापा की बात सुन झल्लाते हुए बोला, पापा यार। अरिताज जी हंस पड़े, उसी के साथ बाकी सब भी हंस पड़े और रुद्र अरिताज जी ले गले लग गया। अब एक तरफ अनाया थी उनकी बाहों में और रुद्र। ऐसे ही समय बीत गया। दोपहर के कहने के बाद सब रेस्ट कर रहे थे। ओबरॉयज की बहुएं रायजादा मेंशन में ही थी, वही सारे आदमी और बच्चे ओबरॉय मेंशन आ गए थे, क्योंकि वहां उन तीनों चुड़ैलों के रहते कोई ढंग से बात नहीं कर पा रहा था और नहीं काम। यहाँ आके सब अपने अपने कमाम में लगे हुए थे। तभी अनाया को फोन आता है किसी का। वो फोन उठाकर वहां से दूर चली गई। उसने फोन उठाकर कहा, हाँ बोलो, क्यों फोन किया है? सामने से कुछ कहा गया तो अनाया बोली, नहीं अभी नहीं आ सकती मैं, और कुछ वक्त के लिए मैं नहीं आऊंगी, ठीक है? ये बोल उसने फोन काट दिया। फिर कुछ सोच उसने एक और नंबर मिला दिया। सामने से फोन उठाया गया तो वो बोली, हाँ कुछ पता चला उन लोगों का? सामने से कुछ कहा तो वो बोली, सिर्फ एक हफ्ता, मुझे एक हफ्ते में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, ये बोल वो फोन काट कर फिर से पानी जगह पर चली गई। ऐसे ही दिन बिताते गए और 2 हफ्ते पंख बनकर उड़ गए। इस बीच रुद्र और अनाया के झगड़े से सबका भरपूर मनोरंजन किया। आजकल ओबरॉयस और रायजादास का डिनर और सुबह की चाय एक साथ होती थी और साथ में अनाया और रुद्र के झगड़े भी इस चाय के साथ होते थे। इन 2 हफ्तों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि दोनों ना झगड़े हो। इस बीच रुचि बेचारी पीस कर रह गई। अनाया के दोस्तों का घर आना जाना हो गया और सब उनके साथ घुल मिल गए। इस बीच एक और तकरार चल रही थी जो शायद किसी की आंखों नहीं आई थी। 37 माई विलेनस लवर 37। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि अनाया और सुजाता जी में तकरार हो जाती है, जिससे दादी अपना सिर पकड़ लेती है और पहली बार वो सुजाता जी को डांटती है, जिससे वो गुस्से में अनाया को घूरने लगती है। उसके बाद रुद्र और अनाया की छोटी मोटी नोकझोंक होती है, जिसका सब मजा लेते हैं। अब आगे 2 हफ्ते बाद आज अनाया के कॉलेज का पहला दिन था। उसने एडमिशन ले लिया था बिजनेस की पढ़ाई के लिए। उसके साथ उसके दोस्तों ने भी वही कोर्स लिया था। राधिका, रुचि और रुद्र सेकंड ईयर में आ चुके थे, वही लावण्या 12th में आ चुकी थी। लावण्या की स्कूल 2 दिन पहले शुरू हो चुकी थी। आज दोनों घरों में धमाचकड़ी चल रही थी। ओबरॉय मेंशन में लावण्या नहीं उठ रही थी। जानकी जी 10 बार जाके जगा चुकी थी, पर मजाल है उसके कान में जू भी रेंगे। वो अब नाश्ता बनाते हुए बड़बड़ा रही थी और गुस्से बर्तन को जोर जोर से पछाड़ रही थी। बर्तनों की आवाज बाहर हॉल तक आ रही थी। परम दादाजी राम जी से बोली, राम, आज बहू को क्या हुआ है, गुस्से में लग रही है? रुद्र उनकी बात सुन बीच में कूदते हुए बोला, अरे लवी उठ नहीं रही और बड़ी मम्मा ने अपने ओजी को कितनी बार कहा कि जाके अपनी लवी को उठाए, पर मजाल है इनके कान से फोन हट जाए। राम जी बोली, क्या उसने मुझसे कहा था? कब? माहिरा बोली, जब आप अपने ऑफिस में फोन लगा रहे थे तब। उसके बाद मेहर बोला, जब आप अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहे थे तब। अरहान बोला, जब आप अपने लैपटॉप में फाइल चेक कर थे तब। आखिर में आर्यन बोला, और जब आप अपनी फाइल लेने अपने कमरे में वापस जा रहे थे तब। उनकी बात सुन राम जी ने अपना सिर पकड़ लिया। तभी रुद्र हंसते हुए बोला, और अब जब आपने सिर पकड़ा है तब। राम जी ने एकदम से उसकी ओर देखा तो वो किचन के दरवाजे की तरह हंसते हुए इशारा करता है। वो उस ओर देखते हैं तो जानकी जी गुस्से में उन्हें ही घूर रही थी। राम जी उन्हें गुस्से में देख तुरंत खड़े हो जाते हैं और वो हड़बड़ा कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए बोले, मैं उठाता हूँ ना अभी। जानकी जी बोली, नहीं अब क्यों जाएंगे, आप तो राजा है, मैं जाती हूँ ना महाराज, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? उनकी गुस्से वाली आवाज सुन राम जी सरपट भाग गए वहां से ऊपर की ओर। वही उनकी स्पीड देख सब लोग हंसने लगे। जानकी जी ने उन्हें देखा तो सब शांत हो गए। उसके बाद जानकी जी फिर से अंदर किचन में चली जा रही थी जहां सावी जी हंस रही थी। जानकी जी बोली, जब तक इन्हें डोज ना दो ना तो कोई भी काम सही समय पर ना हो। सावी जी हंसते हुए बोली, सही बात है। उनकी बात सुन जानकी जी भी हंस पड़ती है। ऐसे ही वो लोग खाना बना लेते हैं। वही रायजादा मेंशन में भी आज कुछ ऐसा ही हाल था।
अनाया घोड़े गधे के साथ अपना सारा सामान बेचकर जैसे सो रही हो वैसे सो रही थी, बिल्कुल कुंभकर्ण की बहन की तरह। दादी नीचे पूजा घर में बैठी थी और सुबह की पूजा की तैयारी कर रही थी। दोनों घरों में सुबह के नाश्ते से पहले आरती होती थी जिसमें घरले सब लोग मौजूद होते थे। रागिनी जी और कश्मीरा जी फटाफट नाश्ता तैयार कर रही थी क्योंकि पूजा के बाद सब सीधे नाश्ता करने ही आते थे। वही केशव जी और दादाजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और विक्रम जी अपने मेल्स चेक कर रहे थे। तभी बच्चे सारे तैयार होकर आ गए। सब वही सोफे पर बैठकर बातें करने लगे जिसमें दादाजी, विक्रम जी और केशव जी भी ज्वाइन हो गए। अभी सब बातें कर रहे थे कि रोहन बोला, अरे अनु अभी जागी नहीं क्या? राधिका अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, ये लड़की आज फिर से दादी से डांट खाएगी। दादाजी हंसते हुए बोली, मतलब आज फिर फ्री का शो देखने को मिलेगा। उनके बोलते ही सब लोग उन्हें घूर कर देखते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। रोहन बोला, मैं उठा के आता हूँ। विक्रम जी बोले, मैं सुबह से कितनी बार उसे जगा के आया हूँ पर मजाल है वो जग जाए। केशव जो बोले, अरे तुम लोग समझते नहीं, वो सिर्फ अपने बड़ी से उठेगी, देख लेना मैं उसे उठा के आता हूँ। दागजी बोली, फेंकते चलो मैं भी आता हूँ, कैसे जगाता है तू उसे? केशव जी बोले, हाँ हाँ चलो, आप क्यों सब चलो ना। राधिका बोली, ठीक है सब चलते हैं। उसकी बात सुन सब अनाया के कमरे में चले जाते हैं। रुचि उसे सोता देख बोली, बाप अरे कैसे सोती है, पैर कहाँ रखे हैं इसने और सर कहाँ है और तकिए? विक्रम जी बोले, ये लड़की रात को कुश्ती लड़ती है क्या बेड तकिए के साथ? अभी मैं आया तब सब अपनी जगह रख गया था, इतनी जल्दी सब उलट पलट कर दिया इस लड़की ने। दादाजी बोली, ये एक बात तेरी माँ सही बोलती है। सब एक साथ बोले, क्या? दादाजी हंसते हुए बोले, अरे यही कि ये बिल्कुल विक्रम पर गई है। विक्रम जी मुंह बनाकर बोले, कुछ भी, मैं इस पोजीशन में तो नहीं सोता। ये बोल उन्होंने अनाया को देखा जो मस्ती में सो रही थी। उसकी पोजीशन सच में फनी थी। उसके पैर साइड टेबल पर थे, उसका सामान नीचे गिरा था, अलार्म क्लॉक, उसका फोन, कुवह पेपर सब तकिए फर्श पर थे, मुंह खुला हुआ था। सब उसे देख हंसने लगे। अभी सब हंसे रहे थे कि एक आखिरी तकिया जो बेड पर था वो अब उन सब के चरणों में आके गिरा था। सब अनाया को देखते हैं जो अब फ्लीप हो गई थी। सब ने अफसोस में ना में सिर हिला दिया। विक्रम जी केशव जी को आगे धकेलते हुए बोले, जाइए बड़े भैया, अभी तो बड़ा कहा था कि आपसे उठ जाएगी, जाओ उठाओ अब अपनी भतीजी को। केशव जी अपनी कॉलर को चढ़ाते हुए बोले, हाँ तो देखना अभी कैसे मेरी प्यारी भतीजी उठती है। राहुल बोला, पापा बातें बाद में, पहले उठाए। केशव जी आगे बढ़े और अनाया के सिर पर हाथ फिरोकर बोली, अनु बच्चे चलो उठ जाओ, देखो सुबह हो गई, आज आपके कॉलेज का पहला दिन है ना, चलो उठो बच्चे। उनके उठाने पर तो अनु के कान में जू तक नहीं रेंगी, वो अपनी करवात लेकर फिर से सो गई। केशव जी ने अब उसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया तो अनु एकदम से अपना पैर खड़ा कर देती है, पर फिर धाम की आवाज के साथ फिर से उसे नीचे रख शांति से सो जाती है। उसके ऐसा करने पर सब हंसने लगते हैं। केशव जी ने अनु को जोर जोर से हिलाते ही बोले, अरे बड़ी उठ जाओ, क्यों अपने बड़ी की इज्जत का कचरा कर रही हो? अनु उठो। अनु इतना हिलने पर नींद में ही उठ जाती है और बैठ जाती। वो अपनी अनेकजे खोलने की कोशिश करती है और केशव जी को देख बोली कि यही। केशव जी बोले, चलो सुबह हो गई। अनाया अभी भी नींद में थी, वो बोली, तो मैं क्या करूं? वो फिर से ब्लैंकेट और सोने को हुई, पर केशव जी ने उसे कर बिठाते हुए कहा, अरे आज तेरा कॉलेज का पहला दिन है ना, और माँ ने पूजा की तैयारियां भी कर ली है, उठो वरना आज फिर डांट पड़ेगी। अनु को कुछ समझ नहीं आया। वो बेड से खड़ी हुई और हिलती डुलती सोफे पे जाके गिर गई और फिर सो गई। ये देख सबने अपना सिर पकड़ लिया। 38 माय विलेनस लवर 38। हाय हेलो नमस्ते। अनाया हिलती डुलती बेड से खड़ी होकर फिर से सोफे पर जाके ब्लैंकेट और सो जाती है। ये देख सब अपना सिर पीट लेते हैं। राधिका अपना सिर पकड़ कर बोली, ये लड़की क्या करे, इसका मतलब कितना सोती है, ये सच में कुंभकर्ण की बहन है ये। सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं। राधिका बोली, आप लोग हंसी मत उठाए इसे, वरना दादी इसके साथ हम लोगों की भी वोट लगा देगी। सब लोग अभी भी हंस रहे थे। ये देख राधिका पैर पटकते हुए सोफे के पास जाके अनाया के सिर पर हाथ फिरोकर बोली, अनु उठ जाओ, देखो भी 8 बजने वाले हैं। अनाया उसके हाथ फिरोने पर कसमसाने लगती है, फिर उसका हाथ खींच अपने सिर के नीचे कर देती है और फिर से सो जाती है। राधिका ने इस बार उसे जोर जोर से हिलाने लगी और बोली, उठ जाओ अनु। इतनी जोर से हिलाने पर अनाया फाइनली अपनी आंखें खोलती है और उसे मसलने लगती है और अपने आसपास देखने लगती। राधिका उसे खींचकर बिठा देती है और फिर से उसे झंझोरने लगती है। इस बार अनाया उसके हाथ पकड़ बोली, क्या कर रही हो राधू? राधिका रुक गई और उसके सामने टेबल पर बैठते हुए बोली, फाइनली नींद खुली तुम्हारी, कब से जगा रहे हैं हम लोग।
अनाया एक हाथ अपने सिर को मसल राधिका को देखती है और फिर अपने आसपास देखने लगती है। वो बोली, मैं तो बेड पर सोई थी ना, तो यहाँ कैसे आई? उसके ऐसा बोलने पर सब एक पल के लिए उसे देखते हैं और फिर ठहाका मारते ही ये हंसने लगते हैं। उनके हंसने से अब जाके अनाया का ध्यान बाकी सब पर गया। वो बोली, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? राधिका बोली, कुछ नहीं कर रहे, तुम अभी तैयार हो? क्योंकि दादी ने पूजा की तैयारी कर ली है, किसी भी वक्त वो बुला सकती है। उसकी बात सुन अनाया ने ना आव देखा ना ताव, सोफे से कूदकर सीधे अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। उसकी स्पीड देख सब एक पल के लिए हैरान हो गए। उसके बाद फिर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद रुचि और राधिका के अलावा बाकी सब नीचे चले गए थे। करीब 10 मिनट बाद अनाया तैयार हुई। उसने ब्लैक जींस, व्हाइट ट्यूब टॉप और ब्लैक जैकेट के साथ उसके बाद को एक जुड़े में बांध दिया। उसकी दो लतें उसके गाल पर झूलने लगी। उसके गाल तो नेचुरली हल्के गुलाबी थे। उसने होंठ पर एक लिप ग्लोस लगाया और 7 बूट पहने और हाथ में वॉच के साथ कान में सिंपल टॉप्स डाले और अपना बैग लिया। उसे तैयार होते हुए कब से दोनों बहाने हैरानी से देख रही थी। जब अनाया उनकी ओर मुड़ी तो उन्हें खुद को इस तरह देखता पाके बोली, क्या देख रही हो? रुचि बोली, वाह यार, कितनी खूबसूरत दिख रही हो तुम। अनाया उसकी बात पर बोली, कुछ भी, अब चलो, भी देर नहीं हो रही, अगर अभी नहीं गए तो दादी को ऊपर आ जाना है। उसकी बात पर दोनों हंसते हुए हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद तीनों बहनें नीचे चली जाती है। नीचे सब पूजा के लिए मंदिर में इकट्ठे हो चुके थे। रुचि, राधिका और अनाया वहां दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं। वो तो शुक्र था कि अभी तक दादी को पता नहीं चला। अनाया को देख केशव जी बोली, जब मैं उठाने आया तब नहीं उठ सकती थी, खामखा मेरी इज्जत उतार दी तुमने। अनाया ने उनकी बात सुन उन्हें अजीब नजरों से देखा पर कुछ कहा नहीं और तभी दादी ने आरती शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ गए थे। केशव जी बोली, और अनु, आज कॉलेज का पहला दिन, एक्साइटेड हो ना? अनु जो घपा-घप मुंह में पराठे ठूस रही थी, उसके गाल फूले हुए थे। वो अपने बड़े पापा के देखने लगी, मानो कह रही हो, बड़ी खाते वक्त बात नहीं करते। उसके बाद उसने एक हाथ दिखाकर इशारा किया कि रुको जरा। उसके बाद उसने फिर से खाना खाना शुरू कर दिया। बाकी सब उसकी इस हरकत पर मुंह दबाकर हंसने लगे। दादी बोली, अनु, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है, शांति से खाओ। अनाया ने उनकी बात सुन हाँ में सिर हिलाया पर वो अभी भी उतनी ही स्पीड से खाना खा रही थी, जिसे देख दादी चिढ़ते हुए बोली, मजाल है ये लड़की एक बात शांति में मान जाए मेरी। उनकी बात सुन अनु उनकी ओर देख अपने दांत दिखा देती है, जिस पर दादी अफसोस से ना में सिर हिलाकर फिर से अपना नाश्ता करने लगती है। मनु, कह रही हो तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इधर लावण्या और राम जी भी आ गए थे नाश्ता करने, जिस पर जानकी जी लावण्या को घूरते हुए बोली, उठ गई राजकुमारी जी, टाइम दिख रहा है कितने बजे, 100 बार उठाओ तब जाके उठती हो, कल से तो मैं उठाऊंगी ही नहीं, खुद उठ जाना वरना खैर नहीं। लावण्या नाश्ता खाते हुए बोली, ओह मम्मा, आप सवेरे सवेरे मत शुरू हो जाओ, अभी 1 घंटा है स्कूल में। जानकी जी बोली, अच्छा रुक तू। लावण्या अपनी माँ को गुस्से में खुद की ओर बढ़ते देख अरहान की ओट में छुपते हुए बोली, अच्छा सॉरी सॉरी। बाकी सब उनकी इस हरकतों पर हंसने लगते हैं। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते वो लोग नाश्ता खत्म करते तभी लावण्या को लेकर राम जी उसे स्कूल छोड़ने चले जाते। उनकी ड्यूटी थी, एक दिन राम जी होते तो एक दिन अरिताज जी और एक एक दिन उसके भाई होते उसे स्कूल छोड़ने और लाने के लिए। बाकी सब सोफे पर बैठ जाते हैं क्योंकि अभी ऑफिस जाने में और कॉलेज जाने में वक्त है। तभी कोई दरवाजे पर आता है। जानकी जी दरवाजे के पास जाके बोली, जी बोलिए, किसका काम है? वो आदमी बोला, जी ये चाबी अरहान ओबरॉय को देना है, उनकी बाइक दिल्ली से यहाँ ला दी गई है। जानकी जी ने वो चाबी ले ली तो वो आदमी वहां से चला गया। जानकी जी लिविंग रूम में आ गई तो अरिताज जी बोली, कौन था भाभी? जानकी जी चाबी अरहान को थमाते बोली, अरे ये चाबी बाइक देने आया था कोई अरहान को। बाइक सुन रुद्र, जो अभी तक सोफे पर गिरे हुए सुस्ता रहा था, वो एकदम से बोला, भाई बाइक, आपको कब से इन सब चीजों का शौक होने लगा? हम 39 माई विलेनस लवर 39। हाय हेलो नमस्ते। रुद्र बाइक सुन एकदम से अरहान से बोला, भाई आपको तो इन सब का शौक नहीं था हम। अरहान उसकी बात सुन चाबी देखते हुए बोला, मेरे लिए नहीं है ये। रुद्र एकदम से चहकते हुए बोला, तो ये मेरे लिए है भाई। ओ भाई, आप कितने अच्छे हैं, मेरा सपना पूरा कर सिया, मुझे बाइक दिला दी भाई, आई लव यू भाई। ये बोल वो अरहान का गाल चूम लेता है। अरहान उसकी बात पर खिलखिला देता है और बोला, ये तेरे लिए भी नहीं है। रुद्र का अरहान की बात सुन मुंह ऐसा हो गया जैसे किसी छोटे बच्चे से उसकी फेवरेट टॉफी छीन ली हो। वो नौटंकी करते हुए बोला, ऐसा नहीं चलेगा भाई। वो अरिजात जी से लिपट कर बोला, देखो पापा, आप ये लोग मुझे बाइक नहीं दिला रहे, आप ही दिला दो। अरिताज ने उसे साइड से घुरा और बोला,
जा पहले आर्यन से परमिशन ले, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो वो ज्यादा हक रखता है तुझ पर। अगर मैंने तुझे बाइक दिलाई ना तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेगा, जैसे तू बिना बताए ट्रिप पर निकल गया था। आर्यन का नाम सुन रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आप जल रहे हो क्योंकि भाई मुझे आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। तभी वहां पर आर्यन आ गया। वो बोला, क्या हो रहा है? अभी कोई कुछ बोलता इससे पहले सावी जी बोल, ये तेरे लाडले भाई को बाइक चाहिए, दिला उसे। आर्यन ने उनकी ओर देखा, फिर घूरकर रुद्र को देखा जो अरिताज जी की ओट में छिप गया था। अभी कोई बता नहीं सकता कि ये वही रुद्र ओबरॉय है जो अपनी तीखी नजरों से किसी को एक बार देख ले तो कोई भी खड़े खड़े कांप जाता, मानो उन्होंने डेविल, जल्लाद और यमराज तीनों को एक साथ देख लिए हो। रुद्र ओबरॉय के नाम है जो बाहर के लोग और अंडरवर्ल्ड के लोग कहते हैं। अगर वो अभी रुद्र का ये बच्चों वाला रूप देखते तो शायद उन्हें हार्ट अटैक आ जाता या फिर सदमा लग जाता है, क्योंकि जो आदमी किसी भी दिल में या मीटिंग में सिर्फ नपे तुले शब्द बोलता और सिर्फ एक एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए बैठे रहता, वो अभी इतना बोल रहा है और हंस भी रहा है। खैर, रुद्र की बात बाद में, पहले बाइक पर आते हैं। ऐसा नहीं था कि आर्यन रुद्र पर कोई रोक टोक लगा रहा था, वो बस रुद्र को सुरक्षित रखना चाहता था। वो जानता था कि रुद्र को उसकी क्या किसी की भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो उसके लिए पॉसेसिव था, क्योंकि उसने है तो एक तरह से रुद्र को पाला, ये कहा जा सकता है। वो रुद्र से बहुत प्यार करता है, उसके लिए अभी भी रुद्र छोटा सा है, भले ही वो 2 साल उससे छोटा है। रुद्र ने आर्यन को देखा जो अभी भी उसे घूर रहा था, तो वो अपने दांत दिखा देता है। बाकी सब उसकी ये बचकानी हरकतें देख रहे थे। वही आर्यन बोला, क्यों चाहिए तुझे बाइक? रुद्र बच्चों की तरह हाथ पैर पटकते हुए बोला, भाई मेरे सभी दोस्तों के पास है, मुझे भी चाहिए, प्लीज ना भाई। आर्यन बोला, रुचि के पास तो नहीं है। रुद्र बोला, क्योंकि उसे बाइक से ज्यादा कार पसंद है, वो उसके पास ऑलरेडी है, प्लीज भाई मुझे भी बाइक पर कॉलेज जाना है। आर्यन बोला, बिल्कुल भी नहीं, तू मेरे साथ ही कॉलेज जाएगा, बस बात खत्म। रुद्र बोला, पर भाई। अभी वो आगे बोलता कि नाया अरहान को आवाज देते हुए घर में घुसती है, हान भाइयों कहाँ है आप? रुद्र बुरा सा मुंह बनाकर बोला, लो इसी की कमी थी। इतना बोला वो पीछे घूमता है तो अनाया दरवाजे से अंदर आ रही थी, वो उसे देखता ही रह गया। उसकी नज़र उसके गाल पर जा रही थी, जहां उसके बालों की 2 लटें बार बार हल्के से उसके गालों को चूम रही थी। अनाया का ध्यान नहीं था किसों पर, वो फोन में देखते हुए आगे बढ़ रही थी। वही रुद्र की दिल की धड़कनें जोर जोर से आवाज करने लगी, इतनी कि उसकी आवाज पास में बैठे अरिताज जी को सुनाई दी गई। वो रुद्र को देखते हैं तो अनाया को ऐसे देख रहा था मानो उस पर अनाया का नशा छा रहा था। अरिताज जी बोले, रुद्र क्या हुआ तेरे दिल की धड़कन? अभी वो आगे बोलते कि रुद्र हड़बड़ा कर बोला, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं। ये बोल वो अपने सीने सहलाते हुए अपनी धड़कनों पर काबू पाने लगा। अरिताज जी ने आगे कुछ नहीं कहा, पर कोई था जिसकी आंखें उन पर थी और उनकी आंखें चमक उठी थी, ये देख। वही अनाया ने फोन से चेहरा ना निकाल एक बार फिर अरहान को आवाज लगा दी तो रुद्र चिढ़ते हुए बोला, फोन से चेहरा बाहर निकाल कर देखो, अंधे लोग यही बैठे हैं सा या फिर सबको भूत समझा है? रुद्र की आवाज अनाया के कानों में गई तो उसने नजरें उठाकर रुद्र को देखा जो मुंह फुलाकर सोफे पर बैठा उसे ही घूर रहा था। अनाया ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा, उसके बाद उसे इग्नोर करते हुए वो सीधा अरहान के पास गई और उसे गले लगा लिया। रुद्र बोला, ओ हेलो, हम सब भी यहाँ बैठे हैं ना, हाय ना हेलो, सीधा इग्नोर कर दिया। अनाया इस बार बोली, तुम्ही ने अभी कहा ना कि तुम भूत हो, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिए। ये बोल उसने रुद्र को टेढ़ी स्माइल पास कर दी। रुद्र का मुंह खुल गया और बाकी सबको हंसी आ गई। वही अनाया ने ये सब ध्यान ना देते हुए बोली, भाइयों मेरी बाइक। अरहान बोला, आ गई है, ये ले चाबी। ये बोल उसने बाइक की चाबी अनाया के हाथों में पकड़ा दी। अनाया चाबी को देख खुशी से उछलते हुए बोली, ओह भाई थैंक यू सो मच, मुझे तो लगा था शहर के साथ अपनी बाइक भी वही छोड़नी पड़ेगी। अरहान उसे गले लगाते हुए बोला, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बाकी सब भी अनाया को ऐसे उछालते देख खुश हो रहे थे। वही रुद्र का मुंह और फूल जाता है। अनाया को दुख। रुद्र बोला, ये गलत बात है भाई, आपने इस जंगली बिल्ली को बाइक दी और मुझे नहीं, मुझे भी चाहिए। रुद्र अरहान को देखते हुए ये सब कह रहा था तो अरहान ने आर्यान की तरफ इशारा कर दिया। आर्यान ने तुरंत ना में सिर हिला दिया तो रुद्र का मुंह बन गया। वही अनाया उसके बने मुंह को देख हंसने लगी। उसे हंसते देख रुद्र चिढ़ते हुए बोला, इसमें हंसने वाली क्या बात है? अनाया उसे देख बोली, तुम्हें देख कौन कह सकता है कि तुम रुद्र ओबरॉय हो? अभी तुम बिल्कुल उस 5 साल वाले बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो जिसके पेरेंट्स उसे कोई खिलौना नहीं दिला रहे। ये बोल वो हंसने लगी। इस बार अरिताज जी ने भी उसका सतर दिया हंसने में। रुद्र उन दोनों को हंसता देख और ज्यादा चिढ़ जाता है। वो आर्यन के पास जाके बोला, भाई दिला दो ना बाइक। आर्यन उसे बाइक के लिए इतना डिस्पेरेट होते देख बोला, ठीक है दिला दूंगा, पर मेरी एक शर्त है।
बाइक दिलाने के नाम से हे रुद्र इतना खुश हो गया कि वो बोला, मुझे सब मंजूर है, बस बाइक दिला दो। आर्यन बोला, जब मैं कॉलेज ना आऊं तब ही तुम कॉलेज बाइक लेके जाओगे। रुद्र बोला, भाई ये क्या बात हुई, आप तो हर रोज जाते हो कॉलेज, ये गलत बात है, जब बाइक चलाने ही नहीं देनी तो लाके क्या फायदा। आर्यन बोला, ठीक है फिर नहीं लाते। रुद्र बोला, नहीं चाहिए मुझे मंजूर है, जब आप कॉलेज नहीं जाएंगे तभी बाइक लेके जाऊंगा बस। आर्यन उसकी बात पर मुस्कुराने लगता है तो रुद्र मुंह फुलाकर बोला, आप बहुत बुरे हो भाई। वही अनाया एक बार फिर हंस देती है। च 40 माई विलेनस लवर 40। हाय हेलो नमस्ते। अनाया और अरिताज जी के खुद पर हंसने पर रुद्र और चिढ़ जाता है। अभी वो कुछ बोलता कि अनाया का फोन बजने लगा। अनाया ने देखा तो आरुषि का फोन था। वो सबको बाय बोल बाहर की पर जाते हुए फोन उठाकर बोली, हाँ बोल। आरुषि ने कहा, आ रही है ना तू, तेरी बाइक आ गई। अनाया उसकी बात सुन चाबी अपने हाथों में घुमाते हुए बोली, हाँ गई बाइक, तुम लोग मेरा वेट करना, वही जहाँ पर हमने कल कहा था मैं वहीं पहुँच जाऊंगी। आरुषि बोली, कब तक निकलना है। अनाया ने टाइम देखा और बोली, आधे घंटे में निकलते हैं। उसकी बात सुन आरुषि ने ठीक है कहा और फोन रख दिया। अनाया के जाते ही रुद्र भी अपने कमरे की ओर चला जाता है। करीब आधे घंटे बाद अनाया बाइक चाबी लेकर रायजादा मेंशन से बाहर निकल रही थी कि तभी उसकी नज़र राधिका और रुचि पर गई, जो वहीं बाहर खड़ी होकर शायद किसी का इंतजार कर रही थी। वो उन लोगों के पास गई और बोली, तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो गए, नहीं क्या। राधिका बोली, आर्यन आ रहे हैं। अनाया बोली, ओह तो मंगेतर के साथ जाने का प्लान है। राधिका बोली, दरअसल हम सभी साथ ही जाते हैं कॉलेज, इसलिए हमने तुमसे भी कहा था पर तुमने कहा कि तुम बाइक पर जाओगी इसलिए। रुचि बोली, और नहीं तो क्या हमारे साथ आती तो मजा आता। अनाया बोली, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं इसलिए ओके बाय। ये बोल वो पार्किंग से अपनी बाइक ले आई। वो रुचि से बोली, तुम तो चलो मेरे साथ। रुचि बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बाइक राइडिंग बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे डर लगता है। अनाया मुंह बनाकर बोली, तुम ना इस दुनिया की ही नहीं हो, कौन हो और हेगोले से हो आप। रुचि ने अपनी आंखें घुमा दी तो अनाया और राधिका खिलखिला उठी। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि आर्यन की कार वहां ठीक उनके सामने आके रुकती है और अनाया को देखकर आर्यन के साथ रुद्र भी बाहर निकल जाता है। आर्यन ने अनाया को देख कहा, तुम भी हमारे साथ नहीं क्यों चलती। अनाया बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे इस बंद डिब्बे नहीं जाना आज कॉलेज के पहले दिन। रुद्र बोला, ओह हेलो, तुम मेरी लेटेस्ट मॉडल की कार को डब्बा कैसे कह सकती हो। अनाया बोली, जीजू आप अपने भाई से कह दो, ठीक है, बीच में ना बोली, अगर मैं बोलूंगी ना तो ये सुन नहीं पाएगा। रुद्र भी उससे चिढ़ाते हुए बोला, ओ भैया की साली साहिबा, पहले सुनाओ तो सही, उसके बाद मैं बताऊंगा कि रुद्र ओबरॉय किसका नाम है। अनाया बोली, किसका नाम है। रुद्र बोला, यार तुम इतनी इरिटेटिंग क्यों हो। अनाया बोली, क्योंकि अभी यहाँ पर तुम हो, बाकी सबके लिए मैं बहुत एंटरटेनिंग हूँ जीजू के भाई। उनकी लड़ाई ऐसे ही बढ़ती अगर आर्यन ने बीच में पड़कर उन्हें नहीं रोका होता। आर्यन बोला, बस अब बहुत हुआ, दोनों को एक पल नहीं लगता लड़ने के लिए। अनाया रुद्र की तरफ पॉइंट कर बोली, जीजू शुरुआत यही करता है। रुद्र बोला, अच्छा, और तुम तो बड़ी सीधी हो। आर्यन बोला, बस अब ठीक। अनाया बोली, जीजू आप कह रहे हैं ना, तभी चुप होती हूँ, वरना इसको दिखा देती कि मैं क्या कर सकती हूँ। आर्यन ने ना में सिर हिला दिया और बोला, ठीक है मैं मान गया। अनाया ने अपने दांत दिखा दिए। वो बोली, ठीक है अब मैं जाती हूँ, आज लेट नहीं होना है, मेरा पहला दिन है ना। ये बोल उसने बाइक स्टार्ट कर दी और रुद्र को चिढ़ाते हुए वहां से चली गई। वही उसे ऐसे देख रुद्र मुंह बनाकर उसकी एक्टिंग करता है तो बाकी तीनों हंस देते हैं। उसके बाद वो चारों भी चले जाते हैं कॉलेज के लिए। स्पी यूनिवर्सिटी ना सिर्फ मुंबई की बल्कि इंडिया की भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ टोटली सब कोर्स अवेलेबल है, इसलिए सबकी पहली प्रेफरेंस यही होती है और हर साल एक कोर्स लगभग 100 लोगों का एडमिशन होता है और इससे पहले सबका एक एंट्रेंस टेस्ट होता जिसके मार्क्स और उनकी मार्कशीट के मार्क्स मिलाकर लगभग 75% के ऊपर आएंगे तो उन्हें यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ पर जो इस यूनिवर्सिटी को फीस भरने में कैपेबल नहीं और उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को पास कर यहाँ एडमिशन के लिए आ गए तो उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है उतनी जितने % उनके मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं और अगले साल से उन्हें स्कॉलरशिप एग्जाम देनी पड़ती है। ये यूनिवर्सिटी परवीर दादाजी और कृष्णकांत दादाजी दोनों ने मिलकर शुरू की थी, तब वो छोटे पैमाने पर थी और सिर्फ एक छोटी कॉलेज पर अभी वो इतनी बड़ी हो गई है कि इसकी ब्रांच इंडिया के सभी बड़े शहर में है और अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है कि ये कॉलेज की ब्रांच अब छोटे शहरों में भी खुलेगी। अभी के लिए वापस हम इस कॉलेज पर वापस आते हैं।
आज कुछ ज्यादा ही भीड़ थी कॉलेज में। नए चेहरों के साथ पुराने चेहरे भी देखने को मिल रहे थे। काफी चहल पहल हो रही थी कॉलेज के कैंपस में। पुराने लोग अपने पुराने दोस्तों से 1 महीने बाद मिल खुश थे, तो वही नए लोग जिनके कोई दोस्त नहीं थे, अभी वो कॉलेज को देखने में बिजी थे। अब कॉलेज था है ऐसा बड़ा और किसी ड्रीम कॉलेज की तरह सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पर। कुछ सीनियर जूनियर से मेल जोल मिला रहे थे ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए, तो वही कुछ बदमाश और नाकार स्टूडेंट सीनियर जूनियर को इंट्रोडक्शन के नाम पर उनकी रैंकिंग ले रहे थे। वैसे तो यहाँ पर रैंकिंग इलीगल थी, पर कुछ लोग नहीं सुधरते हैं, कहते हैं ना यहाँ ये सब छुप कर करते हैं। सब कुछ सही जा रहा था कि नाया और उनके दोस्त एंट्री लेते हैं बाइक पर कॉलेज कैंपस में, और सबकी नज़रें उन पर चली जाती है। जूनियर के साथ सीनियर की आंखों ले भी वो लोग आ जाते हैं। वो लोग पार्किंग में अपनी बाइक्स को पार्क करके अपने कॉलेज की बिल्डिंग की तरफ जाने वाले थे कि तभी उन्हें जो सीनियर ग्रुप सबकी रैंकिंग ले रहा था वो आवाज़ देकर उन्हें अपने पास बुलाते हैं। अनाया अपने दोस्तों को देखती है जो मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देते हैं और वो लोग उस ओर बढ़ जाते हैं। चैप्टर 41 माय विलेनस लवर 41। हाय हेलो नमस्ते। यूनिवर्सिटी में आज अनाया और उसके दोस्तों का पहला दिन था। वो लोग अपने क्लास की तरफ जा रहे थे कि कुछ सीनियर्स जो इंट्रोडक्शन के नाम पर सबकी रैगिंग कर रहे थे। अनाया के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो बोली, लगता है कॉलेज का पहला दिन काफी एक्साइटेड होगा है ना। उसकी बात सुन उसके दोस्त हंसने लगते, फिर अचानक से उन्होंने अपने एक्सप्रेशन ऐसे कर लिए जैसे उनको सीनियर के बुलाने पर काफी डर लग रहा हो और वो काफी शांत और सीधे साधे हो। वो लोग धीरे धीरे सबकी नजरों के सामने से उन सीनियर्स की ओर बढ़ रहे थे। सीनियर्स के ग्रुप में 3 लड़कियां थी और 4 लड़के। ये पूरी कॉलेज का मोस्ट पॉपुलर बदनाम ग्रुप था, क्योंकि इनका ग्रुप लीडर यहाँ के एक पॉलिटिशियन का बेटा था, और उसके साथ जो लड़की थी वो कॉलेज की पॉपुलर लड़कियों में से एक थी, जो दिखने में तो खूबसूरत थी, हाँ काफी खूबसूरत थी, भले ही किरदार कोमोलिका का कटु ना कर रही हो। ये मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन की बेटी सारा दत्ता थी, जिन्हें अपने बाप के पैसों का घमंड था और एक ही औलाद होने की वजह से इनके पापा ने इन्हें पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया था। अब इस ग्रुप का इंट्रो देते हैं। जिन नाचीज ने अनाया को आवाज दी थी वो है श्रुति, सारा की चमची और सारा की दूसरी चमची राशि। दोनों ने सारा से इसलिए दोस्ती रखी है ताकि इस दोस्ती से उनके परिवार को कुछ फायदा हो सके, पर सारा इन्हें अपना दोस्त नहीं मानती, बाप के पैसों के घमंड में चूर। अब आते हैं लड़कों पर। पॉलिटिशियन का बेटा लोकेश भट्ट और उसके 3 आवारा दोस्त, जिनके पिताश्री उसके पिता की पार्टी के सदस्य है, आशिफ, अमर, समर। ये 4 दोस्त और 3 लड़कियां, ये सब एक दूसरे के साथ बस अपने अपने फायदे के लिए है और ये सब भी जानते हैं ये बात। अनाया और उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो आशिफ बोला, ओए पुरानी फिल्मों के स्टार स्लो मोशन में नहीं आना था, जल्दी आओ ठीक है। अनाया और उसके दोस्त जल्दी से उस ओर चले गए। लोकेश उन 6 लोगों को देखता है और बोला, ओए जल्दी से अपना इंट्रो दो जूनियर्स। सिया अपने बाला शर्मा ने का नाटक करते हुए बोली, जी हमारा नाम सिया है और मैं आरुषि। आरुषि ने उन्हें एक फ्लिंग किस देते हुए कहा। मैं मयंक। मयंक ने नॉर्मली कहा। मैं अनय। अनय ने सारा की तरफ एक फ्लाइंग किस देते हुए कहा, जिस पर सारा बुरी तरह से ब्लश करने लगी तो लोकेश अनय को घूर कर देखता है। उसके बाद ऋषित बोला, मैं ऋषित। उसने आंख मारते हुए कहा। उसके बाद सबकी नज़र अनाया की तरफ मुड़ी तो अनाया डरने का नाटक करते हुए बोली, जी मेरा नाम अनाया है। लोकेश उसे देख बोला, तो तुम इतना डर क्यों रही हो, हम खा थोड़ी ना जाएंगे। लोकेश के ऐसा बोलने पर सब हंसने लगे। तभी सारा आगे आई और अनाया को घूरते हुए देख बोली, आह खूबसूरत तो तुम बहुत हो, पर मुझे तुम डरी हुई लग रही हो, क्या हमसे डर रही हो। अनाया अपना सिर नीचे कर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, डरना तो पड़ेगा ना, आप लोग सीनियर हैं हमारे। सारा उसके गाल थपथपाते हुए बोली, गुड, मुझे तुम समझदार लगती है, आई लाइक योर बिहेवियर। वही खुद को हाथ लगाए जाने पर उसकी आंखें सर्द हो जाती है। उसके हाथ की मुठिया कस जाती है, पर उसकी आंखें नीचे थी इसलिए किसी ने उसकी सर्द आंखें नहीं दिखी, पर उसके दोस्तों को पता चल गया था। मयंक जो इसके साइड खड़ा था वो हल्के से उसका हाथ पकड़ लेता है। ये समर ने नोटिस कर लिया। वो अनाया के पास जाके उसके गाल खींचते हुए बोला, ओ छोटू बच्चे को डर लग रहा है। अनाया को गुस्सा आ रहा था, ये उसके दोस्तों को महसूस हो रहा था, इसलिए मयंक समर को 2 कदम पीछे कर बोला, क्या आप थोड़ा दूर से बात करेंगे, सॉरी वो अनु को पसंद नहीं किसी का उसको छूना। समर बोला, क्या ऐसा है, पर मैं तो बस छोटू से बेबी के साथ खेल रहा था, ये कितनी क्यूट है। समर की बात सुन अनाया के दोस्तों ने मन ही मन अपना सिर फोड़ लिया। वो अपने मन में बोले, यार क्यों इस शांत बेबी को उकसा रहे हो, ये शांत बेबी किसी भी वक्त बेबी मॉन्स्टर में बदल जाएगा, बेवकूफ़ लोग, फिर ये सबको परेशान करेगा। वही अनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, पर तुरंत ही वो उसे छिपा लेती है, इसलिए किसी की भी नज़र नहीं गई उस पर। अनाया बोली,
जी मैं ये पूछना चाहती थी कि आप लोगों ने हमें बुलाया हमारे लायक कुछ सेवा। लोकेश बोला, हाँ अब इंट्रो तो हो गया पर अब हमें एंटरटेन करना पड़ेगा ना, तभी कॉलेज में एंट्री होगी ना तुम लोगों की। सिया बोली, यू मीन टू से रैगिंग। समर बोला, नहीं हमने कहा ना एंटरटेनमेंट है, ये एक तरह का रैगिंग नहीं, रैगिंग तो यहाँ पर बेन है। ऋषित बोला, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लोकेश कुछ सोच ऋषित से बोला, तुम डांस करके दिखाओ। ऋषित बोला, पर मुझे डांस नहीं आता। वो क्या है ना, जब भी मैं डांस करता हूँ तो मैं तो एंजॉय करता हूँ पर आसपास वालों के लिए ये सजा हो जाती है। आरुषि बोली, हाँ सर ये सच बोल रहा है, इससे डांस ना करवाओ वरना ये यहाँ किसी को खड़ा नहीं रहने देगा। पर वो ग्रुप उनकी बात नहीं मानता और ऋषित को डांस करने के लिए कहता है तो ऋषित बोला, ठीक फिर बाद में कुछ भी हूँ मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उसकी बात सुन सारा बोली, ठीक है तुम शुरू करो ना। ऋषित ने अपने दोस्तों को आंख मारी और डांस करना शुरू दिया, पर उसने पैर चलाए 90 डिग्री। पैर को उसने उठाया जिसे उसका पैर काफी जोर से आशिफ के पेट में लगा जिससे वो लड़खड़ा गया। फिर तो ऋषित डांस कम और चारों लड़कों को पीट ज्यादा रहा था। फिर 3 लड़कियों की बारी, उसने उन तीनों को अपने सतह घुमा घुमा कर डांस करवाया कि अब चक्कर की वजह से वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बाकी सब उनकी इस हालत पर हंस रहे थे। करीब 5 मिनट उनका ये डांस चला, पर बाद में लोकेश ने उसे पीछे से बड़ी मुश्किल से पकड़ बोला, बस इतना ठीक है। ऋषित अपने आप को छुड़ाकर बोला, तो आप एंटरटेन हुई या और करूँ मैं? ये बोल वो अपना हाथ हवा में लहराने वाला था कि लोकेश डर से उसका हाथ पकड़ बोला, नहीं बस तुमने बहुत ही ज्यादा एंटरटेन किया, अब दूसरों की बारी भी आने दो। ऋषिता में सिर हिलाकर पीछे हो गया। समर आरुषि के पास आके बोला, तुम गाना गाओ। आरुषि बोली, पर मुझे गाना नहीं आता, आप कहो तो मैं डांस कर दूं। डांस का नाम सुन सारा एकदम से बोली, नहीं तुम गाना ही गाओ। आरुषि बोली, ठीक है। ये बोल उसने सुर छेड़ने शुरू कर दिए। पर जैसे ही उसने शुरू किया सबने आप में कान ढक दिए क्योंकि उसकी आवाज इतनी तीक्ष्ण और बेसुरी थी कि सबके कानों में बुरी तरीके से दर्द कर दिया। सारा ने उसे चुप करा दिया। तभी लोकेश की नज़र समाने से आ रहे कुछ लोगों पर जाती तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वो अनाया के पास गया और बोला, अब अगला टास्क तुम करोगी मिस डरपोक। चब 42 माई विलेनस लवर 42। हाय हेलो नमस्ते। लोकेश अनाया को देख बोला, अब तुम्हारी बारी टास्क को पूरा करने की। अनाया ने उसकी ओर देखा तो वो उसे ही शैतानी मुस्कान के साथ देख रहा था। अनाया ने उसे देखा, अब अनाया को गुस्सा आ रहा था। लोकेश एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अरे डरो मत, मैं तुम्हें बाकी सबकी तरह किस करने के लिए या फिर थप्पड़ मारने के लिए नहीं कहूंगा और मुझे करो ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, ठीक है? अनाया बोली, ठीक है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लोकेश बोला, प्रपोज। इस बात पर अनाया ने उसे घूर कर देखा क्योंकि अभी यही आदमी बोला था कि वो खुद के साथ कुछ भी करने को नहीं कहेगा और अब खुद प्रपोज करने को कहेगा और फिर सबके सामने रिजेक्ट कर बेइज्जती करेगा या ब्लैकमेल करेगा खुद की गर्लफ्रेंड बनने के लिए। वो मन में बोली, बेटा ये खेल ना तुम गलत लड़की के साथ खेल रहे हो, अगर ऐसा कुछ करोगे ना तो छोड़ने नहीं वाले, जंग छिड़ जानी है, बाई गॉड की कसम। लोकेश उसे देख शायद समझ गया था कि वो क्या सोच रही होगी। वो बोला, अरे मुझे नहीं करना है, वो देखो वो चारों जो अभी साथ में आ रहे हैं उनमें से एक लड़के को करना है, ठीक है? अनाया उसे मना करने ही वाली थी ये सुनकर, पर उसे क्या हुआ कि पीछे मुड़ देखा, उसे 4 के ग्रुप में 2-3 ग्रुप दिखे। वो यहाँ वहाँ नजरें घुमा रही थी कि लोकेश ने समाने गेट की तरफ उंगली कर दिखाया। अनाया ने उस देखा तो वो लोग कोई और नहीं आर्यन, रुद्र, रुचि और राधिका थे जो अपनी मस्ती में बातें करते हुए आ रहे थे। अनाया की नज़र उस तरफ गई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। तभी उसके कानों में लोकेश की आवाज़ पड़ी जो बोल रहा था, वो चारों यहाँ के ट्रस्टी के पोते और पोती है, वो 2 लड़के देख रहे हैं, उनमें से एक को तुम्हें प्रपोज करना है। वो उन चारों को आगे बढ़ते देख रही थी तभी उसके सामने पुरानी लाइफ के कुछ सीन नजर आने लगे। जब इसी तरह वो आई थी तब उसके दोस्त नहीं थे उसके साथ और तभी ये चारों इसी तरह आ रहे थे। यही टास्क था और उसने आर्यन प्रपोज कर उसके चिक पर किस भी कर लिया था जिस पर गुस्सा होकर रुद्र ने उस पर थप्पड़ मार दिया था सबके सामने। ये पहली बार था जब अनाया ने आर्यन के साथ साथ रुद्र को भी पहली बार देखा था और पहली ही मीटिंग में उसे आर्यन से अट्रैक्शन और रुद्र से हद से ज्यादा नफरत हो गई थी। पर शायद इस बार कुछ और लिखा था उसकी किस्मत में। अनाया अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी सारा उसके कंधे पर टेप कर बोली, ओ हेलो मिस्टर पोक, नींद से जागो, मुझे पता है वो लोग हैंडसम है पर यही खड़े खड़े खो जाओ। लोकेश बोला, तो तुम तैयार हो? अनाया ने कुछ सोचा और बोली, ठीक है। लोकेश ने उसके सामने गुलाब से बना गुलदस्ता उसके सामने कर दिया और बोला, जाओ तो दे दो ये 99 गुलाबों का गुलदस्ता, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? अनाया ने उसकी ओर देखा, में सिर हिलाया। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे।
अनाया ने वो गुलदस्ता ले लिया और अपने पीछे हाथ कर उसे छिपा लिया। वो आगे बढ़ने लगी उन चारों की ओर, पर वो कुछ तो सोच रही थी। वो चारों अपनी मस्ती में थे, उन्होंने कॉलेज का माहौल नोटिस नहीं किया, सब उनकी ओर देख रहे थे पर उनको खबर नहीं थी। तभी अचानक अनाया उनके सामने जाके खड़ी हो गई। उन चारों का ध्यान उस पर गया, उसके बाद उनका ध्यान आजू बाजू गया, सब उन्हें ही देख रहे थे। उनको कुछ अजीब लगा। रुचि राधिका को कान में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कुछ शरारत करने वाली है कुछ। राधिका बोली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर क्या। तभी उसकी नज़र अनाया के पीछे गुलदस्ते पर गई। राधिका रुचि से बोली, देख इसके हाथ में गुलदस्ता है। रुचि बोली, कहीं आर्यन जीजू को तो प्रपोज नहीं करने वाली। राधिका उसे आंखें दिखाकर बोली, पागल है क्या भाई बोलती है वो, आर्यन कुछ तो सोच समझ कर बोल। रुचि बोली, सॉरी तो क्या रुद्र। तभी दोनों की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उनका ध्यान अब अनाया के एक्शन पर था। दरअसल जब दोनों खुसूर फुसूर कर रहे थे तब रुद्र बोला, ओए जंगली बिल्ली, यहाँ यूं पिले की तरह क्यों खड़ी हो, हटो भी साइड में। अनाया ने चिढ़ कर देखा पर खुद को शांत किया। वो मन में बोली, ये लड़का इतना इरिटेटिंग क्यों है यार। पर फिर वो डेविल स्माइल देकर बोली, हाय अब कितने हैंडसम है। उसकी स्माइल एक इनोसेंट सी और कुछ शर्मिली सी थी। रुद्र तो उसकी बात सुन आंखें फाड़े उसे देखने लगा। कल तक ये उस पर झापटने वाली जंगली बिल्ली आज उससे इतनी मीठी आवाज में प्यार से बात कर रही थी। आर्यन भी कंफ्यूज था। वो कुछ बोलने को हुआ कि राधिका ने उसका हाथ पकड़कर साइड कर दिया। अब सेंटर में सिर्फ अनाया और रुद्र थे और 2-3 कदम की दूरी और रुचि, राधिका और आर्यन आ गए। रुचि ने अपन फोन निकाल लिया था और उसने अनाया की बात रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। अनाया आगे बोली, सुनिए आप बहुत ही हैंडसम है। रुद्र होश में आया और अपनी तरफ उंगली कर बोला, तुम मुझे कह रही हो। वही बाकी तीनों रुद्र का रिएक्शन देख हंस रहे थे। अनाया बोली, जी आपको है सर। रुद्र जोर से बोला, क्या सर इतनी इज्जत। अनाया एक शर्मिली सी मुस्कान देकर अपने बालों की लट को कान के पीछे कर बोली, सर मैं आपसे कुछ लहाना चाहती हूँ। रुद्र अपने दिल पर हाथ रख बोला, तुम जंगली बिल्ली ही हो ना, कहीं रास्ते बदल तो नहीं गई ना। वही दूर खड़े लोकेश और सारा का ग्रुप उन लोगों को देख रहा था। उन्हें उनकी आवाज तो नहीं आ रही थी पर इनके एक्सप्रेशन देख सकते थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनाया के दोस्त तो रुद्र के एक्सप्रेशन और रुद्र की एक्टिंग देख हंसे जा रहे थे। वही अनाया बोली, जी सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुद्र बोला, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अनाया बोली, सर मुझे आप पसंद है। रुद्र की दिल की धड़कन बढ़ गई। वही अनाया आगे बोली, सर आप बहुत अच्छे हैं, मेरी दिल की धड़क आपको देखते ही बढ़ गई थी, देखो ये अभी भी फास्ट है। ये बोल अनाया ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर लगा दिया। इस बार सच में अनाया की दिल की धड़कन फास्ट हो गई और रुद्र की भी। वही अनाया ने रुद्र की आंखों में झांका, दोनों वही खो गए। पर अचानक रुद्र ने अपना हाथ वापस खींच लिया। वो आसपास देखने लगा, सब उन्हें ही देखने लगे। वो बोला, अनाया क्या है ये सब, यहाँ सब हमें ही देख रहे हैं। पर अनाया ने अपने पीछे से गुलाबों का गुलदस्ता रुद्र के आगे कर बोली, देखो ये मैं आपके लिए लाई हूँ, पता है ये 99 गुलाबों से बना है। रुद्र बोला, तुम्हें बुखार है क्या। अनाया फिर भी आगे बोली, तुम्हें पता है 99 गुलाब किसी को क्यों देते हैं। रुद्र अब अनाया की बातों में खोने लगा था। उसने ना में सिर हिलाया। यो अनाया एक प्यारी पर इस बार सच्ची थी। वो बोली, 99 गुलाब के गुलदस्ते को जब हम अपने लव वन को देते हैं तो हम उन्हें कहना चाहते हैं कि आई विल लव यू टिल द एंड ऑफ टाइम। लाइन गूगल से। रुद्र उसकी आंखों में खो गया। अनाया को भी पता नहीं क्या हुआ। वो आगे बढ़ी और रुद्र के गाल पर एक किस कर लिया, जिससे कॉलेज में सबकी आंखें बड़ी हो गई। वही रुद्र अनाया का एहसास पाके अपनी आंखें बंद कर देता है। अनाया अपने होंठ रुद्र के गाल से हटाती है। वो उसे देखती है, उसकी अनेकजें बंद थी। अनाया को वो अभी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसकी आंखों में प्यार नजर आ रहा था। उसने रुद्र के हाथ में वो गुलदस्ता पकड़ा दिया। तब रुद्र होश में आया। रुद्र बा, कोई रैगिंग ले रहा है यहाँ। अनाया ने एक पल उसे देखा, फिर अचानक हाँ में सिर हिला दिया और उसने लोकेश और उसके ग्रुप की तरफ उंगली कर दी। रुद्र की आंखें लाल हो जाती है। वही आर्यन को भी गुस्सा आ जाता है। रुद्र उन लोगों की तरफ अनाया का हाथ पकड़ बढ़ जाता है। अनाया उसके पीछे पता नहीं क्यों खींची चली जाती है। 0201 6:50 PM ओम 43 माई विलेनस लवर 43। हाय हेलो नमस्ते। रुद्र ने जब सुना कि कॉलेज में अनाया की रैगिंग हो रही है तो उसकी आंखें गुस्सा से लाल हो गई। वो अनाया का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। अनाया बस उसके पीछे खींची चली जा रही थी। उसने ना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और ना ही रुद्र को रोकने की। वही आर्यन, राधिका और रुचि भी उनके पीछे जाने लगे। रुचि का वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी चालू था।
रुद्र लोकेश के पास पहुंचकर ही अनाया का हाथ छोड़ता है। वो गुलदस्ता अनाया के हाथ में वापस पकड़ाया और फिर एक कदम बढ़ाकर लोकेश की काला पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए बोला, तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आ रहा कि इस कॉलेज कैंपस में रैगिंग अलोवेद नहीं है। लोकेश ने अपनी पकड़ रुद्र के हाथों पर बना ली जो अभी उसके कॉलर पर थी। वो रुद्र को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, देख रुद्र, ये तेरा मैटर नहीं है तो इससे दूर रहो, ठीक है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कॉलर पकड़ने की? छोड़ मुझे। रुद्र बोला, ये मेरा ही मैटर है, ये कॉलेज किसका है पता है ना, और तूने किससे पंगे लिए है ये तुझे पता नहीं है। लोकेश बोला, देख रुद्र, दूर रह मेरे मामलों से वरना। रुद्र बल्ला, वरना क्या? हाँ वरना क्या करेगा तू? लोकेश ने रुद्र को गुस्से में झटक दिया और गुस्से में उस पर हाथ उठा देता है, पर रुद्र उसका हाथ बीच में ही पकड़ लेता है और उसे जोर की झापड़ मार देता है। उसके एक थप्पड़ से ही लोकेश का होंठ कट गया और खून निकलने लगा। लोकेश ने अपने उल्टे हाथ से अपना मुंह पोंछा और रुद्र को एक घुसा उसके पेट में मार दिया। रुद्र अपना पेट पकड़कर झुक गया। आर्यन ये देखकर आगे बढ़ा तो रुद्र ने उसे हाथ दिखाकर रोक लिया। ये देख आर्यन वहीं रुक गया। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और अपने पेट से हाथ हटा सीधा खड़ा हो गया। उसने लोकेश के पेट में एक लात जड़ दी और उसके पर लात गुस्से बरसाने लगा। सभी समर और आशिफ भी उससे लड़ने आते हैं। रुद्र उनसे भी निपटने लगता है। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा होने लगी। किसी ने दिन को खबर पहुंचवा दी कि कैंपस में लड़ाई हो रही है। वो अपने कुछ स्टाफ के साथ वहां भागे भागे चले आए। ये उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी कि वो किसका साथ ले, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिशियन का बेटा तो दूसरा देश की सबसे बड़ी फैमिली का बेटा। कुछ लोगों ने मिलकर उन चारों छोड़ा दिया। आर्यन ने रुद्र को पकड़ा तो अब रुद्र शांत हो गया। इधर आशिफ, लोकेश और समर काबू में नहीं आ रहे थे, पर जैसे तैसे कर उन तीनों को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया। रुद्र को भी आने को कहा तो रुचि, राधिका भी आर्यन रुद्र के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में चली गई। वही अनाया और उसके दोस्त और सारा और उसकी दो चमचिया वही बाहर कुछ दूरी पर खड़ी थी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफिस के नज़दीक उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि कॉलेज मैनेजमेंट नहीं चाहता था कि ये बात बाहर जाए। अनाया अंदर जा सकती थी अपने दोस्तों के साथ, पर शायद अभी वो किसी को बताना नहीं चाहती थी कि वो कौन है। वही आधे घंटे बाद कुछ सफ़ेद गाड़ियां कैंपस में आके रुकी। उनमें से एक बादल एक 10 मिडिल एज आदमी निकल। ये थे अभी सत्ता में रही पार्टी में अध्यक्ष लोकेश के पापा और दो उनकी पार्टी के आदमी आशिफ और समर के पापा। वो तीनों गुस्से में आगे बढ़ रहे थे। वो लोग सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाते हैं बिना किसी पर ध्यान दिए। अभी कुछ ही पाल बीते थे कि कुछ लग्जूरियस गाड़ियां एक के बाद एक गाड़ियां आके रुकती है। आगे की कार से एक साथ दरवाजा खुलता है और दो लोग बाहर निकलते हैं। दो दमदार पर्सनालिटी के आदमी निकलते हैं। ये थे विक्रम जी और अरिताज जी। प्रिंसिपल ने अरिताज जी को फोन किया था, तब विक्रम जी वही थे, इसलिए वो भी साथ आ गए। ऋषित ने अनाया के कान में कहा, सुनिए, तेरे पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? अनाया बोली, ऑफकोर्स उनके बेस्ट फ्रेंड का बेटा है तो उनका आना बनता है। रुद्र इनको बहुत मानता है, अपने पापा से भी ज्यादा। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। अरिताज जी और विक्रम जी के आने की खबर सुन प्रिंसिपल खुद उन्हें लेने बाहर आए हुए उन्हें लेके चले गए। वो लोग चाह रहे थे कि विक्रम जी की नज़र अनाया पर गई जो उन्हें ही देख रही थी। जब उसने देखा विक्रम जी उसकी तरफ देख रहे थे तो वो अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाने लगी जैसे उसने कुछ नहीं देखा। ये देख विक्रम जज की भौएं सिकुड़ गई, पर वो अपनी अनाया के पास नहीं गए। वही प्रिंसिपल ऑफिस का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा था। रुद्र और लोकेश एक दूसरे को नज़रों से ही जला देंगे ऐसे देख रहे थे। तभी दरवाजा खुला और प्रिंसिपल के साथ विक्रम जी और अरिताज जी अंदर आए। रुद्र ने देखा कि उसके पापा और छोटे पापा आए हैं तो वो अब लोकेश को घूरना छोड़ देता है। उतनी बड़ी हस्तियों को देख लोकेश के पापा और उनके साथ आए आशिफ और समर के पापा भी खड़े हो गए। प्रिंसिपल ने उन पांचों को बैठने को कहा और पूरी सिचुएशन समझाई कि क्या हुआ था। अभी तक प्रिंसिपल को ये नहीं पता था कि लोकेश और उसका ग्रुप रैगिंग कर रहा था, इसलिए उन्होंने सिर्फ रुद्र और लोकेश की लड़ाई के बारे में बताए। जिसे सुन विक्रम जी रुद्र की तरफ देख बोले, क्या हुआ था? उनके बोलने पर रुद्र से पहले रुचि बोली, पापा ये लोग रैगिंग ले रहे थे नए स्टूडेंट की। ये सुन अरिताज जी और विक्रम जी गुस्से में आ जाते हैं। अरिताज जी गुस्से में लोकेश के पापा की तरफ मुड़ बोले, क्या आपके बच्चों को पता नहीं कि रैगिंग इलीगल है और इस कॉलेज में तो ये ना के बराबर है, फिर भी ये ऐसी हरकत करते हैं? अध्यक्ष जी एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। वो होना इम्प्रेशन इन दोनों के समाने डाउन करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक एक कर तीनों को जोर से थप्पड़ लगा दिए और फिर हाथ जोड़ रुद्र और बाको सबके सामने जाके बोले, बच्चा नादान मैं सिखा दूंगा और खास सख्ती से बता दूंगा अगली बार से ऐसा कुछ ना करे। विक्रम जी बोले, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि कॉलेज कैंपस में ऐसी हरकतें ना हो। प्रिंसिपल डरते हुए बोली,
सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वो अध्यक्ष जी की तरफ मुड़ बोले, सर ये आपके बच्चों की तीसरी कंप्लेंट है, अब मुझे एक्शन लेना ही होगा। अध्यक्ष जी बोले, इनके फ्यूचर का सवाल है थोड़ा। विक्रम जी बोला, हम इन्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, ये बात बाहर नहीं जाएगी, पर अगर आपके बच्चों ने फिर कभी ऐसी हरकत की तो। उसके बाद उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। इसका मतलब अध्यक्ष जी जानते थे। उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ फिर से माफी मांगी और बाकी अपने लोग और बच्चों को लेकर निकल गए। बाहर निकलकर लोकेश की नज़र अनाया पर पड़ी जो उसे दलती थी। लोकेश उसे घूरते हुए निकल गया। अनाया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। च 44 माई विलेनस लवर 44। हाय हेलो नमस्ते। अब तक हमने देखा कि अनाया और उसके दोस्तों का आज पहला दिन था कॉलेज में, जिसके लिए वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। अनाया अपनी बाइक लेकर जाने वाली थी। उसकी बाइक देखकर रुद्र भी बाइक की जिद करता है तो अरहान आर्यन से पूछने को कहता है। आर्यन कहता है कि एक शर्त पर वो बाइक लाके देगा, जो वो बाइक उसके साथ कॉलेज ना ले जाए तो उसकी बात रुद्र मान लेता है। वही अनाया और उसके दोस्त कॉलेज पहुंचते हैं। पहुंचते ही उनकी मुलाकात कॉलेज में रैगिंग ले रहे ग्रुप से होती है। वो लोग उनको अपने पास बुलाते हैं। अनाया को अपना दिन यादगार बनाना चाहती थी, इसलिए उसने इसमें इंटरेस्ट ले रही थी। वही ऋषित ने डांस करते हुए उन लोग पे दिया, बाकी सबा ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद लोकेश ने अनाया को आर्यन और रुद्र में से किसी को प्रपोज करने के लिए कहा। यो अनाया पद से मान गई। उसने सबके सामने रुद्र को प्रपोज किया। अब आगे उनके जाते ही मयंक को किसी का फोन आता है। वो अनाया को कुछ इशारा करता है। उसके ऐसा करने से अनाया और उसके दोस्त वहां से मयंक के पीछे निकल लेते हैं। इधर सारा और उसकी चमचिया भी वहां रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतनी बेइज्जती जो हो गई थी, इसलिए वो लोग वहां से निकल गए। कॉलेज कैंपस को खाली कर दिया गया था। रिताज जी और विक्रम जी जिस गाड़ियों में आए थे उन्हें उन लोगों ने वापस भेज दिया और बाकी बॉडीगार्ड की गाड़ियां बाहर खड़ी थी। वो लोग अपने बच्चों के साथ जाने वाले थे। अब आर्यन इतनी बड़ी गाड़ी लेके तो आया है था कि 5-6 लोग आराम से उसमें बैठ सके। करीब आधे घंटे बाद वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकले। अभी तक चारों में से किसी ने विक्रम जी या रिताज जी को ये नहीं बताया था कि रैगिंग अनाया और उसके दोस्तों की हो रही थी। वो 6 लोग पार्किंग में जाते हैं। तभी विक्रम जी बोले, वैसे तुम लोगों ने बताया नहीं रैगिंग किसकी हो रही थी। रुद्र ने उन्हें देखा और पही बाकी तीनों की तरफ। वो कुछ बोलता इससे पहले रिताज जी बोले, अरे हाँ भाई, हमें भी पता चलना चाहिए जिसके लिए हमारे बेटे ने किसी को इतनी बुरी तरीके से मारा। वो शख्स है कौन जो हमारे बेटे के दिल के इतने करीब है। उनकी बात सुन विक्रम जी मुस्कुरा दिए तो बाकी तीनों हंस दिए। उनकी बात सुन रुद्र बोला, ऐसा कुछ नहीं है पापा, वो उनकी रैगिंग कर रहे थे तो इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तभी रुचि एकदम से बोली, चल झूठे। उसकी बात पर रुद्र उसे आंखें बड़ी कर घूरने लगा तो रुचि बोली, ये आंखें ना किसी और को दिखाना, ठीक है? डरती नहीं हूं मैं तुझसे। वैसे बताना छोटे पापा और पापा की किसके लिए पिटा तूने उन लोगों को? रुद्र आगे बढ़ रुचि को पकड़ बोला, अरे मेरी माँ चुप हो जा, ठीक है? रुचि बोली, क्यों 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 भला मैं क्यों चुप हो जाऊं? पापा, छोटे पापा, मैं बताती हूँ आपको इसने ऐसा क्यों कहा। अरे बताती नहीं, दिखाती हूँ ना। ये बोल वो फोन निकालने के लिए हाथ अपने बैग में डालती है तो रुद्र उसे खींच पकड़ बोला, मेरी माँ चुप होने का क्या लेगी? रुचि बोली, इस बात को बाहर निकालना मुझे बस वो क्या है ना, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। जब तक ये बात मैं सबको बताऊंगी नहीं ना, तब तक चैन नहीं आएगा। अरिताज जी दोनों को रोकते हुए बोले, अरे क्या हुआ है, तुम दोनों को लड़ क्यों रहे हो और रुद्र क्यों बताने नहीं दे रुचि को? रुद्र बोला, पापा ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ड्रामा कर रही है। रुचि उसे घूरते हुए बोली, अच्छा तो मैं ड्रामा कर रही हूँ बेटा, मुझे सब पता है, ठीक है? छोटे पापा आपको पता है रुद्र को आज। अभी रुचि आगे कुछ बोलती उससे पहले ही पीछे से अनाया की आवाज आई, ओए काले बिलोटे, मुझसे बिना मिले जा रहे थे। उसकी आवाज सुन जहां रुद्र ने अपनी आंखें चिढ़ के मीच ली, वही बाकी सब उसकी ओर मुड़ गए। वही रुचि के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वही अनाया उन्हीं की ओर चली आ रही थी। उसके हाथ में अभी भी वो गुलदस्ता था और अभी वो अकेली थी। वो ठीक रुद्र के पीछे आके खड़ी हो गई और उसके कंधे पर टेप करते हुए बोली, ओए काले बिलोटे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मुंह की पीठ किए हुए खड़े हो। हाउ रुड। रुद्र ने पहले अपनी मुंडी घुमाई और उसे देखा, फिर मुंडी आगे कर रोने जैसी शकल बना ली, जिसे देख बाकी सबको हंसी आती है पर रोक लेते हैं। रुद्र अब पूरा अनाया की तरफ घूम जाता है। वो बोला, क्या है अब? अनाया बोली, इतना रुडली क्यों पेश आ रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड चुरा ली हो। वही उसकी बात सुन रुद्र बोला, क्या तुम सीधे सीधे नहीं बता सकती क्या हुआ है? एयर क्या चाहिए तुम्हें? अरिताज जी बोले, रुद्र बदतमीजी से बात मत करो।
रुद्र उनकी बात सुन पहले चिढ़कर अपनी आंखें कसकर बंद कर देता है, फिर एक ठंडी सांस छोड़ खुद को शांत करता है, फिर एक नकली स्माइल के साथ अनाया से बोला, बोलिए क्या चाहिए अब आपको। अनाया जो गुलदस्ता उसके हाथ में था वो रुद्र को देखकर बोली, ये लीजिए आपका गुलदस्ता। रुद्र उसे देख चिढ़ते हुए बोला, तुम फेंक क्यों नहीं दिया तुमने इसे। अनाया बोली, कैसे फेंक देती, अब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के को गुलदस्ता देकर प्रपोज किया है, ऐसे कैसे इसे फेंकती। अरिताज जी और विक्रम जी हैरानी से एक साथ बोले, क्या प्रपोज? तुमने किसको किया, कैसे किया और क्यों किया? दोनों एक जैसे सवाल एक साथ पूछ डाले। दोनों एक दूसरे को देखा, फिर विक्रम जी बोले, अनाया मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, किसको प्रपोज किया तुमने, लड़का कौन है? अनाया ने अपनी आंखें घुमा ली, उसका उनको जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। राधिका ने ये देख बातों को मोड़ते हुए बोली, पापा वही जिसे अभी वो गुलदस्ता पकड़ा रही है उसे किया था। ये सुन अरिताज जी और विक्रम जी हैरानी से आंखें बड़ी कर रुद्र को देखने लगे, जिसके गाल हल्के लाल पड़ गए थे और उसने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। वही जिसने ये कांड किया वो तो बेशर्मी से अपनी बत्तीसी सबको दिखा रही थी। अनाया सब कुछ इग्नोर कर बोली, वैसे काले बिलोटे तुम क्या फाइट करते हो, मैं तो फैन हो गई तुम्हारी। रुद्र बोला, मैंने सुना था तुम भी फाइट करती हो, पर तुम तो डर कर टास्क कर रही थी। डरपोक जंगली बिल्ली, अपने लिए डरपोक। सुन अनाया बोली, ओए मैं डरपोक नहीं हूँ, ठीक है, वो तो मैं अपना पहला दिन यादगार बनाना चाहती थी इसलिए, और फिर तुम्हारे चेहरे की वो एक्सप्रेशन बहुत फनी है, जो भी हो मुझे बड़ा मजा आया। अगर तुम बीच में फाइट ना करते तो शायद और मजे करते, वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ। कमीना मेरे हाथों से पीटने से बच गया। हम मेरे गालों को हाथ कैसे लगाया उसने। उसकी बात सुन विक्रम जी बोले, उस लड़के ने तुम्हें हाथ लगा उसकी तो। तभी अनाया बोली, आप कुछ नहीं करेंगे, अरे कॉलेज में होता रहता है, आगे मैं संभाल लूंगी, वैसे भी इस बोरिंग कॉलेज में कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना, सिर्फ लवर्स भरे हैं, कुछ एक्शन हंगामा भी होना चाहिए ना। उसकी बात सुन सब ना में सिर हिला देते हैं। अरिताज जी बोले, ठीक हम कुछ नहीं करेंगे, पर कोई परेशानी हो तो अकेले मत निपटना, ये डेंजरस हो सकता है। अनाया ने हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद विक्रम जी बोले, हम लोग घाट जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी घर? अनाया बोली, नहीं मैं शाम को आऊंगी, मैं अभी यही हूँ। उसकी बात पर सब हमें सिर हिला देते हैं। वही विक्रम जी खुश थे आज, क्योंकि ये पहली बार था जब अनाया उनसे शांति से बिना किसी गुस्से से बात कर रही थी। उसके बाद अनाया वो गुलदस्ता रुद्र के हाथ में पकड़ा कर बोली, फेंक मत देना इसे, ठीक है। उसके बाद वहां से 9-2-11 हो गई वो वहां से। रुद्र बस मन महसूस कर रह गया। सब कार में बैठे और वहां से निकल गए। कार में रुचि ने अपने पापा और छोटे पापा को वो वीडियो दिखाया जो उसने कॉलेज में शूट किया था। दोनों ही रुद्र के एक्सप्रेशन देख हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। वही रुद्र गुस्से से रुचि को घूर रहा था, जो अपनी बत्तीसी दिखा दिखा कर दोनों को कॉलेज में जो कुछ हुआ वो सब बता रही थी। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि जब अनाया ने प्रपोज किया रुद्र को, उसके आगे का पूरा वीडियो कॉलेज फर्म पर डाल दिया किसी ने, जिसे देख वो लोग और हंसने लगे। ऋषित का डांस देखकर तो रुचि के आंख से आंसू आ गए हंसते हंसते। वो लोग घर पहुंच गए और रुचि ने तो वहां भी सबको सब कुछ बता दिया, जिस पर रुद्र और ज्यादा चिढ़ जाता है। रुद्र पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। वो गुलदस्ता बेड पर फेंकता है और खुद बालकनी में चला जाता है, पर उसे बार बार अनाया की बातें उसके कानों में सुनाई दे रही थी, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर रुद्र ने हेडफोन लगा फुल वॉल्यूम पर गाने चला दिए। वही इस सबसे दूर एक अंधेरी जगह जहां पर कुछ अजीब सी वाइब आ रही थी, वहां पर बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे हटे कट्टे आदमी जो काफी चौकन्ना थे। वही अंदर का माहौल भी अलग था। अंदर की ओर भी लाइट्स नहीं थी, बहुत हल्की सुनहरी रोशनी थी, क्योंकि जीरो का बल्ब जल रहा था। वहां पर बड़ी टेबल थी जहां कुछ 10-12 लोग बैठे हुए थे और हेड चेयर पर एक आदमी था जो सिगार पीते हुए उन लोगों की बातें शांति से सुन रहा था। तभी एक आदमी जो उस आदमी से 2 चेयर साइड में बैठा हुआ था, वो बोला, आर के एक बुरी खबर है। उस आदमी जो आग था उसने उसे बोलने का इशारा किया और इम्तियाज से सिगार पीता रहा। वो आदमी डरते हुए बोला, वो फाइल उसमें कुछ नहीं था, सबूत हमारे हाथ नहीं लगे। उसकी बात सुन आके एक झटके से सिगार नीचे फेंक उस आदमी को देखने लगा। वो आदमी बहुत डर गया था। वो आगे बोला, वो लोग चालाक निकले, हमारे फाइल तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने फाइल कहीं छिपा दी, अब हमें वो नहीं मिल रही। आग चिल्लाते हुए बोला, क्या मतलब है नहीं मिल रही फाइल? तुम्हें पता है ना वो फाइल कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? अगर वो फाइल नहीं मिली तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें तो ये भी नहीं पता कि किन किन लोगों के बारे में उन लोगों को पता चल गया है। अगर वो फाइल नहीं मिली तो सब बर्बाद हो जाएगा। इतने साल से जो हमने ये एम्पायर खड़ा किया था वो एक झटके में गिर जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिरी लाइन बोलते बोलते वो एकदम से चीख उठा। वो एक साइको लग रहा था, उसके ऐसे चीखने चिल्लाने से सब डर जाते हैं और एक कोने खड़े हो जाते हैं।
थोड़ी देर बाद वो शांत होता है। अपने असिस्टेंट जो उसके पीछे खड़ा था वो उससे बोला, पता लगाओ क्या चल रहा है बाहर, थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ करते दिखे गोली मार दो। कोई भी मेरे और मेरे सपने के बीच नहीं आना चाहिए। आने वाले महीनों में सिर्फ आग का बोलबाला होगा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया मेरे पैरों को नीचे होगी और मैं उन पर राज करूँगा। हाँ 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 हाँ। वही उसे ऐसे हंसते देख उसके ही एक आदमी ने अपने पास खड़े एक आदमी को धीरे से कहा, लगाता है आप पागल हो गए हैं और इनका पागलपन दिन पर दिन बढ़ रहा है। कौन है जिसने इस साइको के पागलपन को जगा रहा है? उसे अपने लिए मौत का कुआं खोदा है इस बार, क्यों अब ये पागल आदमी उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वही वो आदमी बोला, अभी के लिए तू चुप हो जा, क्योंकि अगर आग ने सुन लिया तेरी बातों को यही खड़े खड़े हम दोनों को ही गोली मार देगा। उसकी बात सुन वो आदमी डर के मारे चुप हो जाता है। वही आग अपने मन में सोचता है, तुम लोगों ने इस बार गलत जगह पंगा ले लिया है, क्योंकि तुम लोगों पता नहीं है आग चीज क्या है। जब तक मैं शांत रहा तो सबके पर निकल आए, मेरी दहशत को भूल गए। लगाता है एक बार, बस एक बार मेरा सपना पूरा हो जाए, जो मैंने सोचा है वो हो जाए, बस उसके बाद मैं इन लोगों को ना जीने दूंगा और ना मरने। हम वही मुंबई शहर से दूर एक छोटे शहर में एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक आदमी जिसकी हालत बिगड़ी हुई थी, आंखें लाल थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी, हालत बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि काफी वक्त से उसने ना ढंग से खाना खाया है ना नींद ली है। वो आदमी कुछ बड़बड़ा रहा था, सब धोखेबाज है, सब अमीरों की तलवे चाटते हैं, सब पैसों के लिए रिश्ते बनाते हैं, कोई सगा नहीं है, ये सरकारी नौकर भी पब्लिक के नहीं है, बस अमीरों की गुलाम है। तभी वहां एक हवलदार आया और उस आदमी को देख बोला, बेटा जाओ यहाँ से, क्यों यहाँ आके खुद को टॉर्चर करवाते हो, जाने वाले चले गए, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो उनके पीछे। वो आदमी गुस्से में बोला, काका आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो मेरी जिंदगी थी, अब वो लोग ही नहीं है तो कैसी जिंदगी, मेरी बीवी और बेटी है मेरी जिंदगी थी, और उस आदमी ने उन्हें ही मार दिया, और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, सबके सब बिके हुए हैं। देख लेना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं, उन धोखेबाज लोगों को भी नहीं जो सबूत लेकर गायब हो गए। उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे और मेरे जैसे बाकी लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, पर क्या किया उन लोगों ने, वो लोग भी पैसों को गुलाम निकले, साले हरामी लोग। वो चीख उठा, उसकी चीख में उसका दर्द और उसकी बेबसी दोनों ही नजर आ रही थी। हवलदार काका की आंखों में आंसू आ गए, उसका डांट देख वो बोले, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, वो जरूर न्याय देगा, वो हर बुरे लोगों के लिए काल लेकर आता है। उनकी बात सुन वो आदमी हंसते हुए बोला, हाँ 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 काका आप भी ना मजाक अच्छा कर लेते हैं, काका एक कलयुग है, यहाँ पर शैतान राज करते हैं और अच्छे लोगों का काल आता है, जैसे मेरी पत्नी और बेटी, क्या गलती थी उनकी, उन लोगों बिल्कुल नहीं बख्शा, अरे एक आखिरी बार मुझे देखने भी नहीं दिया, उनकी बॉडी को पता नहीं क्या किया उन लोगों ने। जब 45 माई विलेनस लवर 45। हाय हेलो नमस्ते। वो आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर एक हवालदार से बात कर रहा था, उसकी तकलीफ और दर्द देख काका की आंख से भी आंसू निकल गए। उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। काका बोले, भगवान इतना बुरा मत कर कि लोगों का तुझ पर से विश्वास उठ जाए। वही दूसरी ओर मुंबई में रायजादा मेंशन शाम हो चली थी, अब जाके अनाया आई थी अपनी मस्ती में गुम, बाइक की चाबी को अपने हाथ में घुमाते हुए वो अपनी मस्ती में आ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र वही गार्डन में सोफे पर बैठे रुद्र पर गई, जो कानों पर हेडफोन लगाए लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसे देख अनाया को कुछ शरारत सूझती है, वो रुद्र के पीछे जाके वहां से उसने एक घास तोड़ ली थी, वो उसके गर्दन पर फिरोने लगती है। रुद्र काम में इतना लीन था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे अनाया उसके साथ शरारत कर रही है। वो घास के टुकड़े को रुद्र की गर्दन पर फिरोने लगती है। रुद्र को अपनी गर्दन पर कुछ चलता हुआ महसूस हुआ तो वो अपनी गर्दन झटकने लगा, पर बार बार ऐसा होने पर वो अपना हाथ मारने लगा, पर उसका ध्यान काम से नहीं हटा और ना उसने पीछे मुड़कर देखा। वही अनाया बारी बारी से दोनों साइड घास फिरोने लगी। अब रुद्र का ध्यान हटने लगा, उसने दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रख दिए तो उसका हाथ अनाया के हाथ से लग गया। अनाया ने हाथ तो हटा दिया, पर रुद्र को एहसास हो गया कि पीछे कोई खड़ा है। वो जल्दी से पीछे घुमा तो अनाया हंसते हुए उसे देख रही थी। वो बोला, यू जंगली बिल्ली, चैन नहीं है क्या तुम्हें? अनाया उसे जीभ निकाल कर चिढ़ाने लगी। उसकी इस बचकानी हरकत पर रुद्र का हंसने का मन किया, पर फिर लैपटॉप और हेडफोन निकाल वो उसे पकड़ने भागा। अनाया भी उसे अपनी ओर आते देख भागने लगी। रुद्र उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागा। वो दोनों हंसते खिलखिलाते हुए भाग रहे थे। उनके खिलखिलाने की आवाज बाहर की ओर आ रहे विक्रम जी और केशव जी के साथ बच्चे भी थे। वही ओबरॉय मेंशन से भी राम जी और अरिताज जी के साथ बच्चे थे। उनके कानों में पड़ी। वो लोग उन्हें देखने लगे। उनकी मस्ती देख वो लोग भी हंसने लगे। तभी अनाया भागती हुए मिहिर के पीछे छुपकर बोले, देखो भाई ये मुझे परेशान कर रहा है। अनाया की बात सुन रुद्र उसको पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, मैं परेशान कर रहा हूँ जंगली बिल्ली, अब झूठी भी हो गई। अनाया दूसरी ओर भाग गई। रुद्र बोला, रुको तुम, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं,
रुको तुम पर। अनाया फर से दूसरी ओर जा रही थी। अब वो लोग बाकी सब के आसपास घूम रहे थे और बाकी सब हंस रहे थे। तभी रुद्र ने अचानक से अनाया का हाथ पकड़ लिया। वो हंसते हुए बोला, अब कहाँ जाओगी, अब फंसी है बिल्ली जाल में। वही अनाया अपना कसमासा कर छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो हाथ छोड़ दो वरना। रुद्र बोला, वरना क्या? हाँ वरना क्या करोगी तुम? अनाया बोली, वरना मैं ये करूंगी। ये बोल उसने रुद्र के हाथ पर जोर से काट लिया। रुद्र ने चिखते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। अनाया अंदर की ओर भाग गई। वही रुद्र रोनी सी शक्ल बनाकर बोला, देखो आप सबकी पैती अनु ने क्या हाल किया। मेरे हाथ का ये जंगली बिल्ली सिर्फ पंजा नहीं मारती, काटती भी है। उसके बाद वो पैर पटकते हुए अपने काम पर लग जाता है। बाकी सब भी उसके आसपास आके बैठ जाते हैं। रात के समय रायजादा मिशन में सब खाने के लिए बैठ चुके थे। अनाया कुछ सोचते हुए खा रही थी, पर वो खाना कम खा रही थी और चम्मच ज्यादा पटक रही थी। ये बात रागिनी जी नोटिस कर रही थी। जब काफी देर तक ये चलता रहा तो वो बोली, क्या सोच रही हो? अनाया का ध्यान अभी भी उनकी ओर नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं बोली, पर बाकी सबका ध्यान उस पर आ गया था। उसे यूं खोया हुआ देखकर उसके पास बैठा रेयांश उसे हिलाते हुए बोला, क्या हुआ है, तुम कहीं खोई हुई हो? अनाया उसके हिलाने पर एकदम से होश में आई। वो बोली, हनन क्या हुआ है? राधिका बोली, वही तो कहती है मम्मा, कुछ कहती है, तुम्हारा ध्यान नहीं है, क्या हुआ है? अनाया ने उसकी बात सुनी और रागिनी जी की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। वो बोली, कुछ कहा आपने? मैंने सुना नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। रागिनी जी बोली, तुम खाना नहीं कह रही, क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो, कुछ हुआ है क्या, परेशान लग रही हो? अनाया कुछ सोच बोली, मुझे कुछ पूछना था आपसे। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले गायत्री दादी बोली, अभी नहीं, पहले खाना इसे खायम करो, बाद में बातें। रागिनी जी भी बोली, हाँ पहले खाना खा लो, बाद में पूछ लेना जो पूछना है। उसकी बात सुन अनाया हाँ में सिर हिलाती है और अपना ध्यान खाने में लगा देती है। खाना खाने के बाद सब यही बैठे थे। अनाया बार बार रागिनी जी को देख रही थी। जी हे, अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, वो वहां पर बात कर रही थी। राधिका नोटिस करती है कि अनाया बार बार रागिनी जी को देख रही थी तो वो उसके हाथ पर अपना हाथ रख पूछती है, क्या हुआ है? अनाया बोली, नहीं कुछ पूछना था बस। राधिका बोली, क्या पूछना है, कब से देख रही हूँ, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। अनाया बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अनाया को तभी कुछ याद आया। वो अपने सामने के सोफे पर बैठे केशव जी से बोली, बड़ी, मैंने आपसे एक्सीडेंट के वक्त की सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए कहा था, क्या हुआ? केशव जी बोले, हाँ मिली तो, पर जब तक तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है तब तक है, उसके बाद का रिकवर ही नहीं हो पाया, पूरी फुटेज नहीं है। अनाया बोली, माल किसी ने डिलीट कर दी है, और उस ट्रक का नंबर? विक्रम जी बोले, उस आदमी के बारे में पता चला था, पर जब तक हम पहुंचते उसकी मौत हो चुकी थी। वो शराब के ठेके से बाहर निकल रहा था शराब पीकर, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट करने वाले की कोई गलती नहीं थी, वही बीच रास्ते में था। जिन्होंने ये अपनी आंखों से देखा उन सब ने यही कहा है। अनाया बोली, मतलब कोई सबूत नहीं बचा? विक्रम जी बोले, ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो वरना दर्द शुरू हो जाएगा। उनकी बात सुन अनाया बस हम कहकर हाँ में सिर हिल दिया। तभी रागिनी जी वहां आ गई। वो बोली, क्या बात हो रही है? अनाया बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना है, मैं एक्सीडेंट में जो भूल गई हूँ वो कब तक याद आएगा? जब 46 माय विलेनस लवर 46। हाय हेलो नमस्ते। अनाया और बाकी सब बात कर रहे थे कि वहां रागिनी जी आके बोली, क्या बातें चल रही है भाई? अनाया उन्हें देख बोली, मुझे आपसे कुछ पूछना था। रागिनी जी वही विक्रम जी के पास बैठते हुए बोली, हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? अनाया बोली, अपने मेरी रिपोर्ट्स देखी थी ना? रागिनी जी बोली, तुम्हारे एक्सीडेंट की? अनाया बोली, हाँ एक्सीडेंट की। रागिनी जी बोली, हाँ देखी थी, क्या हुआ है? अनाया उनसे कहती है, तो आप मुझे बता सकती है कि कब तक मुझे याद आएगा जो मैं भूल चुकी हूँ? रागिनी जी बोली, इसके लिए हमें एक बार फिर तुम्हारा चेकअप करवाना पड़ेगा कि पिछले 1 महीने से तुम जो दवाइयाँ ले रही हो उससे तुम्हें कितना फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अनाया बोली, ठीक है, वैसे भी कल 1 महीना पूरा हो जाएगा तो कल मैं चली जाऊंगी। रागिनी जी बोली, नहीं तुम अकेली मत जाना, मैं भी चलूंगी क्योंकि मैं ही तुम्हारा केस हैंडल करूंगी। अनाया ने उनकी ओर देखा। रागिनी जी और बाकी सबको लगा कि वो मना कर देगी, पर उससे उलट अनाया बोली, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाया की बात सुन सब राहत की सांस लेते हैं। विक्रम जी बोले, ठीक है, फिर मैं भी चलूंगा साथ में। पर इस बार अनाया बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए सबको अपने काम रोकने की जरूरत नहीं है। विक्रम जी को उसकी बात बुरी लगती है और इस बार वो अपने ईगो को साइड रख हार ना मानते हुए बोले,
अपनी मोम की बात तो तुम एक ही बार में मान ले रही हो, मेरी बात मानने में तुम्हें दिक्कत हो रही है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं चल रहा हूँ मतलब चल रहा हूँ। उन्होंने इतना बोल सबकी तरफ देखा तो सब उन्हें हैरानी से देख रहे थे। वो बोले, क्या हुआ, सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं, पहली बार दुख है क्या मुझे? उनकी बात सुन रुचि बोली, पापा ये पहली बार है जब आप जिद कर रहे हैं और सामने वाला नहीं मान रहा, इसलिए सब आपको देख रहे हैं। रोहन बोला, हाँ चाचू, यहाँ आज उल्टी गंगा बह रही है इसलिए देख रहे हैं। वही उनकी बातें सुन सब हंसने लगते हैं, सिर्फ दो लोगों को छोड़, एक विक्रम जी जो बुरा सा मुंह बनाकर सबको घूर रहे थे और एक अनाया जो अनोइंग सा फेस बनाकर सबको देख रही थी। विक्रम जी बोले, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, तुम लोग ही कहते हो ना कि कभी कभी जिद कर लेनी चाहिए, तो इसलिए कर रहा हूँ, अब इसे कहो माने। राधिका बोली, पापा अब कब से सबकी बातें सुनने लगे, आप तो वही करते थे जो आप करना चाहते थे। रेयांश बोला, हाँ एक बार पता है मुझे बुखार हो गया था और रूम में मैंने आपको आने से मना किया था क्योंकि आप इंजेक्शन लगवा रहे थे और मैं बहुत रोया था, पर फिर भी आप आए, मैं कितना रोया और दादी ने कितना डांटा था आपको। विक्रम जी उसकी बात सुन सकपका गए, फिर गला खनखारते हुए बोले, हाँ तो मैं यही कह रहा था, कल मैं आ रहा हूँ, बस बात खत्म और बहस नहीं, और तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। अनाया खड़ी हुई और बोली, ओके जैसी आपकी मर्जी, साथ चलेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल अपने कमरे में चली गई, वही बाकी सब उसे मुंह खोले देख रहे थे जब तक वो चली ना गई। फिर एकदम से विक्रम जी बोले, देखा देखा आपने इसको, मतलब कब से मानने की कोशिश कर रहा, यहाँ तब नहीं मानी, पहले ही मान जाती। राहुल बोला, पर चाचू आपने उसे मनाया ही कब, आप तो सिर्फ ऑर्डर कर रहे थे। विक्रम जी बोले, सब एक जैसे है, ये बोल वो अपने कमरे में चले गए और बाकी सब हंसने लगे। दूसरे दिन सुबह सब नाश्ता करने बैठ गए थे, अभी तक अनाया नहीं आई थी। पूजा के बाद वो सीधे वापस अपने कमरे में गई थी। विक्रम जी बोले, मैं बुला कर लाता हूँ। ये बोल वो अनाया के कमरे की ओर चले गए। वो दरवाजे के पास पहुंचे, वो दरवाजा खोल ही रहे थे कि उन्हें वही कमरे के पास वाली गैलरी से अनाया की आवाज़ सुनाई दी जो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। विक्रम जी उस ओर जाते पर उसकी बात सुन वो वहीं रुक जाते हैं। दरअसल अनाया मयंक से बात कर रही थी। सामने से मयंक ने कुछ कहा तो अनाया बोली, नहीं अभी तक कुछ समझ नहीं आया मुझे और कुछ याद भी नहीं आ रहा, और वो सपने मेरे लिए भी नहीं कर पा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। एक एक्सीडेंट में मैं सिर्फ कुछ हिस्सा भूली, पर ऐसा नहीं है, मैं वो हिस्सा भी भूल गई जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट था, कुछ हुआ था उस दिन यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मयंक बोला, तू ज्यादा जोर ना दे, याद आ जाएगा, आज हॉस्पिटल जा रहे हैं ना बस। अनाया बोली, हम तूने दिल्ली में पूछताछ की, कहाँ गई थी, और वो आदमी जो मुझे आखिरी बार मिला था वहाँ ओए पता चला। मयंक बोला, हाँ जो आदमी आखिरी बार मिला था तुझसे, उसके आसपास वाले लोग कह रहे हैं कि वो पागल हो चुका है, अचानक सबको मारने के लिए दौड़ पड़ता है या चीखने चिल्लाने लगता है। आसपास वाले कह रहे हैं उसे अपनी पत्नी और बच्ची के खोने का सदमा लगा है। अनाया बोली, और आगे कुछ, शायद हम वहाँ से शुरू करें सब कुछ जहाँ से मैंने पहले शुरू किया था। मयंक बोला, तूने आर हॉस्पिटल से शुरू किया था, पर तूने इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया था, तूने कहा था कि एक सब कुछ सामने आ जाए उसके बाद तू हमें बताएगी। उसके बाद जब तेरा एक्सीडेंट हुआ उससे जस्ट आधे घंटे पहले तेरा फ़ोन आया था और तू हमें मुंबई बुला रही थी और तुझे किसी के खिलाफ सबूत मिले थे, पर क्या था कहा गया कुछ नहीं पता। अनाया बोलू, साला ये जिंदगी भी ना कितनी उलझी हुई है, तू छोड़ ये सब, ये बाद में देखेंगे, अभी मेरा दिमाग बहुत ही गर्म हो रहा है, जितना इस बारे में सोच रही हूँ उतना गुस्सा बढ़। ये बोलते बोलते वो पीछे घूमी तो उससे विक्रम जी दिखे जो उसे ही देख रहे थे। उसने मयंक से कहा, मैं बाद में बात करती हूँ, ये बोल उसने फ़ोन काट दिया। वही मयंक उसके इस तरह से फ़ोन काटने पर बहुत ही कन्फ्यूज था। वो बोला, इसे क्या हुआ? इधर अनाया विक्रम जी को देख बोली, आप मेरी बातें सुन रहे थे, आपको पता नहीं कि ऐसे किसी की बातें सुनना बैड मैनर्स है? अनाया की बात सुन विक्रम जी बोले, अरे मैं कहा दूसरों की बात सुन रहा हूँ, अपनी बेटी की ही बातें सुन रहा हूँ, और अपने बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा है यह जानना चाहिए ना, कभी भी बच्चों को जरूरत पड़ सकती हूँ मैं। 47 माई विलेनस लवर 47। हाय हेलो नमस्ते। अनाया जब मयंक से बात कर रही थी तभी वो अचानक पीछे घूमती है तो देखती है कि विक्रम जी वही खड़े हैं। उसे पता चल गया कि वो उसकी बातें सुन चुके हैं, पर कितनी ये बात उसे नहीं पता था। विक्रम जी ने जब उसकी बात सुनते हैं तो वो बोले, उनका हक है कि उनके बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम हो उनकी लाइफ में तो वो तुरंत तैयार रहे उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं करूँगा मदद तो कौन करेगा। उनकी बात सुन अनाया एक पल के लिए उन्हें देखती है। उसे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने उसे भी अपने बच्चों में कंसिडर किया, पर दूसरे ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। अनाया ने प्लेफुल स्माइल के साथ उन पर तंज कसते हुए बोली, ओह रियली, मैं और आपकी बेटी?
हनन व्हाट अ जोक। विक्रम जी को उसका तंज महसूस हुआ, पर उन्हें नहीं पता था कि अनाया को क्या हुआ। कल तक तो वो ढंग से बात कर रही थी, तो आज ऐसा क्या हो गया है उससे। वो बोले, अनु क्या। अभी वो बोल ही रहे थे कि अनाया उनकी बात बीच में काटते हुए बोली, इट्स अनाया नोट अनु। अनु सिर्फ मेरे आपने कहते हैं, ठीक है। विक्रम जी बोले, तुम्हें वो क्या गया है, कल तक तो ठीक थी, तुम सबसे ठीक से बात कर रही थी, मुझसे ठीक से बात कर रही थी, अब क्या हुआ है। अनाया को पता नहीं, पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि मैं पागल हो गई थी तब, अब मैं ठीक हो गई। उसके चिल्लाने की आवाज़ नीचे तक आ गई थी। सब नीचे बैठे थे, वो लग हैरान हो गए कि अचानक से अनाया चिल्लाने क्यों लगी, ऐसा भी क्या हो गया। फिर अचानक ध्यान आया कि ऊपर तो विक्रम जी उसे बुलाने गए थे कि उनके साथ। तो ये बात उनके जहन में आते ही सब खड़े होकर ऊपर की ओर जाने लगे। वही दरवाजे से अंदर आ रहे आर्यन और रुद्र ने भी उन्हें ऊपर जाते देखा, तो वो भी उनके पीछे चले गए। ऊपर जाके उन्होंने देखा तो विक्रम जी और अनाया आमने सामने खड़े थे, और जहां अनाया गुस्से में थी तो विक्रम जी हैरान। विक्रम जी बोले, क्या कहा तुमने। अनाया बोली, वही जो आपने सुना। मैं पागल हो गई थी जो यहाँ आई, जो यहाँ रुकी। मैं पूरी पागल हो गई थी जो आप लोगों को अपना परिवार माना। रागिनी जी उसकी बात सुन बोली, अनाया क्या बोल रही हो, होश में हो अपने। अनाया बोली, ये आप ही की कमी थी, मैं कैसे भूल गई, आप तो अपने परिवार हो। सॉरी, परिवार नहीं, आप अपने पति और अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुन सकती जिसमें मैं कहीं नहीं आती। रागिनी जी हैरान होते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही हो तुम। अनाया बोली, एकदम सही बात बोल रही हूँ मैं। अरे मेरा दिमाग खराब था जो मैं यहाँ आई जहाँ मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो भी आप लोगों की आंखों में दो आंसू तक ना आए। इस बार कृष्णकांत दादाजी गुस्से से बोले, बस अनु, अब तुम हद पार कर रही हो। अनाया उनकी बात सुन बोली, मैं हद पार कर रही हूँ, ठीक है कर रही हूँ। अगर मैं हद पार कर रही हूँ, यो आधी अधूरी क्यों करूँ, पूरी ही कर देती हूँ, है ना। रुचि बोली, अनाया शांति से बात करते हैं, ठीक है। अनाया बोली, मुझे बातें नहीं करनी है, समझ नहीं आता, आप लोगों को अकेला छोड़ दो मुझे बस। कश्मीरा जी बोली, ठीक है तुम जैसा समझो, पर अभी शांत रहो। अनाया बोली, राइट, मुझे जैसा समझ आए तो ठीक, बस कुछ और उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये बोल वो फट से अपने कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया और पीछे छोड़ गई एकदम घोर सन्नाटा। किसी को पता नहीं चला कि क्या हो गया है अनाया को। राधिका सबसे पहले बोली, पापा आप तो अनु को बुलाने गए थे ना, फिर ऐसा क्या हो गया। विक्रम जी बोले, जब मैं यहाँ आया तो वो किसी से बात कर रही थी और बहुत परेशान थी, और शायद उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस मैंने पूछ लिया कि क्या हुआ, तो वो इस बात पर भड़क गई। रेहा बोली, तो क्या सच में अनाया कुछ दिनों में यहाँ से चली जाएगी। उसके सवाल पर सब चुप्पी साध लेते हैं, किसी को पता नहीं था कि क्या होगा। तभी गायत्री दादी बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार वो कहीं नहीं जाएगी। उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, सबको ये पता था, पर अभी सबने ये पूछना सही नहीं समझा। वही रुद्र ये सब होते हुए शांति से देख रहा था। उसे आज अनाया का बिहेवियर कुछ तो वियर्ड लगा, जैसे उसे गुस्सा नहीं, घबराहट हो रही हो या डर में हो, पर अभी उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। वही रागिनी जी को पता नहीं क्या हुआ, वो अनाया के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगी। वो बोलू, अनु दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, तुम सुन रही हो। अनाया अंदर गुस्से से यहाँ से वहाँ चक्कर मार रही थी। रागिनी जी की बात सुनकर वो कुछ नहीं कहती, मानो उस पर कोई असर नहीं हुआ हो, पर उसे क्या पता था रागिनी जी नहीं मानेगी जब तक वो दरवाजा नहीं खोलेगी। लगभग 10 मिनट हो गए थे, रागिनी जी लगातार दरवाजा खटखाए जा रही थी। बाहर से भी सब उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो किसी की नहीं सुनती। अंत में अनाया ने चिढ़ कर दरवाजा खोल दिया। वो रागिनी जी को देखकर बोली, अब क्या रह गया है। रागिनी जी ने उसे देखा और कहा, क्या तुमने अपनी दवाई ली। अनाया बोली, आप ये पूछने के लिए कब से दरवाजा खटखटा रही थी। रागिनी जी बोली, हाँ, और चलकर नाश्ता करो, उसके बाद हॉस्पिटल जा रहे हैं। अनाया हैरानी से उन्हें देख रही थी, बाकी सबका भी यही हाल था। 48 माय विलेनस लवर 48। हाय हेलो नमस्ते। अनाया और बाकी सब रागिनी जी को हैरानी से देख रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और वो क्या बोले। उन्हें ऐसे देख रागिनी जी एक बार फिर बोली, क्या हुआ, सब ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे। उनके बोलने पर सब कुछ नहीं बोलते और उसे वैसे ही देख रहे थे। फिर वो अनाया को देखती है जो अभी भी हैरानी से उसे देख रही थी। इस बार रागिनी जी चिढ़कर गुस्से से बोली, क्या है सबको, मुझे ऐसे देखना बंद करो ठीक है। इस बात सब उनकी ओर से नजरें घुमा लेते हैं। वही अनाया बोली, देखे नहीं तो क्या करे, आप ऐसे अजीब बिहेव कर रहे हैं। रागिनी जी अपनी भौहें सिकुड़ कर बोली, अजीब मतलब कैसा, मैं कैसे अजीब बिहेव कर रही हूँ।
अनाया बोली, मैंने इतना सब बोला, अभी आपको गुस्सा नहीं आया क्या? अभी तक तो आपको मुझे थप्पड़ मार देना चाहिए था। रागिनी जी शांति से बोली, अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मरूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अनाया उनकी ओर देखती है, वो आगे मुस्कुराते हुए बोली, देखो अनु, जो बीत गया वो तो हम बदल नहीं सकते। अगर गुस्से से ही बात बनती या लड़ने से बनती तो अब तक तो हम साथ होते हैं ना। अनाया ने उनकी आंखों में झांकने की कोशिश की, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। रागिनी जी भी उसकी आंखों में देख रही थी। तभी राधिका अनाया के पास जाते हुए बोली, अगर हम सब यहाँ हैं तो एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए, वरना लड़ाई झगड़े में ये घर कब का टूट चुका होता। अनाया की भौं ही सिकुड़ गई उसकी बात सुन। विक्रम जी चुपचाप खड़े थे, अब तक वो बोले, अच्छा अब बहुत हुआ, खाना खा ले, हॉस्पिटल भी जाना है। अनाया ने एक बार तिरछी नजर से उन्हें देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। उसकी हाथ देख सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो आज सिर्फ अनाया की वजह से थी। अनाया भी मुस्कुराने लगी। वही कोई था जो एकटक अनाया को देख रहा था, क्या देख रहा था पता नहीं। और गायत्री दादी मुस्कुरा तो रही थी पर उनके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। राधिका ने अनाया का हाथ पकड़ा और नीचे लेकर चली गई। बाकी सब भी चले गए। अब वहां सिर्फ रुद्र, आर्यन, विक्रम जी और रागिनी जी ही थे। रागिनी जी विक्रम जी की ओर मुड़ बोली, क्या कहा था आपने ऐसा जो वो इतनी भड़क गई? विक्रम जी अपने उतरे हुए आवाज और चेहरे के साथ बोले, मैंने बस उसकी बात सुनी और इतना कहा कि बच्चों की जिंदगी में क्या हो रहा ये जानना उनका हक है, क्योंकि मैं जानना चाहता था। वो बहुत परेशान थी, किसी बात पर कुछ ढूंढ रही थी, शायद मैं मदद कर दूं, पर वो गुस्सा हो गई। आर्यन विक्रम जी के पास जाके उनके कंधे को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं पापा, थोड़ा वक्त लगेगा उसे। पर रागिनी जी और रुद्र कुछ और ही सोच रहे थे। रुद्र बोला, क्या कुछ ऐसा है जो उसे परेशान कर रहा है? क्योंकि अभी मैंने देखा उसे गुस्से से ज्यादा डर या घबराहट ज्यादा दिख रही थी। रुद्र की बात पर बाकी तीनों उसे देखने लगे। तभी विक्रम जी बोले, हाँ वो एकदम से ही गुस्सा होने लगी थी। रागिनी जी बोली, वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी ना? कौन से हॉस्पिटल में थी? आर्यन बोला, सिटी हॉस्पिटल में थी वो। रागिनी जी बोली, आज हम उसे अपने हॉस्पिटल ले जाते हैं और मैं दवाइयाँ ले लेती हूँ। वो अंदर गई और अनाया की दवाइयाँ देखने लगी। सब ठीक था, पर तभी उनकी नज़र एक दवाई बोतल पर गई। उन्होंने वो बोतल उठाकर खोली, उसमें टेबलेट्स थी। उन्होंने बाम पड़ा, फिर दवाई देखी। उन्हें ऐसा करते देख विक्रम जी बोले, क्या हुआ रागिनी? रागिनी जी दवाई देखते हुए बोली, ये दवाई वो तब खाती है ना जब उसका सिर दर्द बढ़ जाता है। विक्रम जी उनकी बात सुन हमें सिर हिलाते हैं तो वो उस बोतल को ले लेती है, चले, वरना अगर वो उबार आई और हम लोगों को यहाँ अपने कमरे में देख लिया तो फिर से चिल्लाने लगेगी। रुद्र मुंह बनाकर बोला, वो तो है ही जंगली बिल्ली, किसी पर भी चिल्लाने लगती है। उसकी बात सुन सब उसे घूरते हैं तो वो सकपका जाते हैं। तभी रागिनी जी हंसते हुए बोली, तुम सही हो रुद्र, सच में वो जंगली बिल्ली है, सही नाम दिया है तुमने। रुद्र और रागिनी जी हंसने लगे, जिन्हें देख विक्रम जी भी मुस्कुरा उठे और साथ में आर्यन भी। उसके बाद सब नीचे आए। अनाया उन्हें आता देख घूरते हुए नाश्ता कर रही थी। रुद्र बोला, क्या घूर क्या रही हो? अनाया जो उन चारों को घूर रही थी उसका ध्यान अब सिर्फ रुद्र पर ही शिफ्ट हो गया और खाते हुए उसे घूरने लगी। रुद्र बोला, क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे कच्चा खा जाओगी मुझे? अनाया उसे घूरते हुए ही बोली, मैं वेजिटेरियन हूँ। उसकी बात सुन रुद्र बोला, अगर नो वेजिटेरियन होती तो खा लेती। अनाया मुंह बनाकर बोली, मुझे टेस्टलेस चीजें पसंद नहीं है। रुद्र बोला, क्या मतलब मैं टेस्टलेस हूँ? अनाया बोली, तो क्या मसाले वाले हो? उसकी बात सुन रुद्र बोला, क्या तुम पागल हो, मैं मसाले वाला कैसे हो सकता हूँ? अनाया बोली, तो मैंने सही बोला ना कि तुम टेस्टलेस हो? रुद्र बोला, कैसे? अनाया बोली, देखो खजाने में मिर्च, नकम या बाकी मसाले नहीं होते तो वो खाना कैसे लगता है? रुद्र बोला, मीठा। रुचि बोली, मीठा कैसे? रुद्र बोला, उसने मिर्च मसले मना किए, सुगर गुड़ थोड़ी ना। अनाया ने अपनी नाक सिकुड़ी और बोली, पागल आदमी, मेरे कहने का मतलब है अगर खाने में मसाले, सुगर, गुड़ या कुछ भी ना हो तो वो खाना कैसा होता है? रुद्र बोला, टेस्टलेस। अनाया बोली, तो तुम में ये सब है? रुद्र बोला, नहीं। अनाया बोली, हैज़ प्रूफ। उसकी बात सब तालियां बजाने लगे। वही रुद्र मुंह फाड़े उसे देखने लगा। उसके एक्सप्रेशन देख सब हंसने लगते हैं। वही अनाया फिर से अपने खाने पर फोकस करती है। रुद्र बोला, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बेकार है। अनाया बिना किसी भाव के बोली, मुझे पता है। रुद्र उसके इस बिहेवियर पर चिढ़ते हुए बोला, तुमसे बात करना ही बेकार है। अनाया एक नकली मुस्कान उसे दिखाते हुए बोली, आई नो। रुद्र बोला, तुम पागल औरत। अनाया बोली, मैं सिर्फ 19 की हूँ। रुद्र बोला, तो? अनाया बोली, तो मैं औरत नहीं हूँ बेसिकली। रुद्र बोला, मैं तुमसे बात कर ही क्यों रहा हूँ? अनाया ने कहा, मुझे क्या पता।
रुद्र अफसोस से अपना सिर में हिलाते हुए बोला, तुम किसी भी इंसान का पेशेंस लेवल को टेस्ट कर सकती तो माइलब कितनी तुम। मम्मम मेरे पास शब्द ही नहीं है। अनाया बोली, तो तुम पास हुए। रुद्र बोला, किस में? वही पेशेंस की टेस्ट में। वैसे मेरी तरफ से तो 0 है। अनाया मुंह बनाकर बोली। रुद्र बोला, तुम्हें जिस इंसान ने झेला हो ना उसे तो 100 मार्क्स देने चाहिए। अनाया अपना मुंह एक बार खोलते हुए, 1000 करोड़ में से ना। रुद्र ने जिद कर अपनी आंखें मीच बोला, मैं जाता हूँ रागिनी मम्मा, वरना मैं कुछ कर जाऊंगा। रागिनी जी जो कब से अपनी हंसी रोके हुए थी वो बोली, ठीक है बेटा। रुद्र वहां से चला गया और उसके जाते ही सबकी हंसी छूट गई। रुचि हंसते हुए बोली, तुम कमाल हो अनु, मतलब जिस इंसान से लोग इरिटेट होते थे उसे आज तुमने इरिटेट कर दिया। अनाया एक पल उसे घूरती है, फिर अचानक वो भी हंसने लगती है क्योंकि उसे रह रहकर रुद्र का चिढ़ा हुआ फेस याद आ रहा था। थोड़ी देर बाद अनाया, विक्रम जी और रागिनी जी वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रागिनी जी पहले अनाया का फुल चेकअप करती है। उन्हें एक चीज पता चली कि अनाया ऐसी दवाई खा रही है जिससे उसके हार्मोन्स में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, जैसे छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, गुस्सा होना, चिल्लाना। रागिनी जी ने वो दवाई चेक करवाई तो वो इसी की दवाई थी। उन्होंने ये बात विक्रम जी को बताई तो उनकी आंखें एकदम सर्द हो गई। उन्होंने अपने आदमियों को तुरंत इस काम में लगा दिया कि सिटी हॉस्पिटल में ऐसा कौन है जिसकी वजह से दवाइयां आसानी से बदली गई और ऐसा क्या चाहता है कि अनाया की यादाश्त वापस न आए। विक्रम जी सुबह वाली बात को इस चीज से रिलेट कर पा रहे थे, पर उन्होंने अभी अनाया को कुछ भी बताना सही नहीं समझा। वो नहीं चाहते थे कि अनाया कोई भी स्ट्रेस ले। अनाया अभी वार्ड में लेटी हुई थी क्योंकि रागिनी जी को अभी और टेस्ट करने थे। थोड़ी देर हुई थी अभी कि विक्रम जी और रागिनी जी दोनों आए। अनाया उनकी ओर देख बोली, अभी कितनी देर है? मुझे जाना है घर। रागिनी जी बोली, बस 1 घंटा, उसके बाद हम चलेंगे। अनाया बोली, तो आप रिपोर्ट लेकर आ जाना, मैं चली जाती हूँ। रागिनी जी बोली, नहीं, साथ में जाएंगे। अनाया उनकी बात नकारने ही वाली थी कि रागिनी जी उसे आंखें दिखाकर बोली, क्या तुम एक बार में कोई बात नहीं मान सकती? उनकी बात पर अनाया मुंह बनाकर शांत हो जाती है। वही विक्रम जी को उसे डांट पड़ता देख हंसने लगते हैं। यो रागिनी जी उन्हें भी आंखें दिखाकर शांत कर देती है। दोनों बाप बेटी मुंह लटका कर बैठे थे। तभी रागिनी जी बोली, ठीक है, तब तक आप दोनों घूम आओ, हॉस्पिटल देख आओ या खाना खाओ, तब तक रिपोर्ट भी आ जाएगी और मैं अपना काम भी खत्म कर लूंगी। दोनों ने एक साथ एकदम से कहा, हाँ ये सही है। दोनों को ऐसे देख रागिनी जी उन्हें जाने का कह खुद अपने केबिन में चली गई हंसते हुए। 0201 6:54 PM ओम 49 माय विलेनस लवर 49। हाय हेलो नमस्ते। विक्रम जी अनाया मौका पाते ही वोट से 9-2-11 हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि रागिनी जी अपनी बात से पलट गई तो वो हॉस्पिटल भी नहीं घूमने देगी। उनकी फुर्ती पर रागिनी जी हंसने लगती है। वही अनाया और विक्रम जी वोट से थोड़ी दूर आके एक गहरी सांस लेकर साथ में बोले, बच गए। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर हंसने लगे। उनके हंसने की आवाज ज्यादा थी तो वही एक वर्ड से नस निकल कर आई और बोली, सर प्लीज शांति बनाए रखे, पेशेंट को आराम की जरूरत है। उसकी बात पर दोनों ही चुप हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख चेप जाते हैं। उसके बाद वो नस को सॉरी बोलते हैं, नस वापस चली जाती है। अब दोनों बाप बेटी के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गए। विक्रम जी इस शांति को तोड़ते हुए अपना गला खनखारते हैं। अनाया ने उनकी ओर देखा तो वो बोले, चले। उनकी बात सुन अनाया हाँ में सिर हिलती है और उनके साथ ही चलने लगती है। अनाया उनके साथ चलते चलते हॉस्पिटल को देख रही थी। उसे ये हॉस्पिटल बहुत पसंद आया था। सबसे बड़ी बात यहाँ ना तो दवाई की स्मेल आती थी ना फाइनल की, और यहाँ बहुत शांति थी जो पेशेंट के लिए बहुत जरूरी थी। उसे ये पसंद आ रहा था। यहाँ की टेक्नोलॉजी, क्लीनिंग, स्टाफ सब अच्छा था। विक्रम जी भी हॉस्पिटल का जायजा ले रहे थे ताकि किसी चीज की जरूरत हो तो वो तुरंत मंगवा ले। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी रागिनी जी के होते, पर विक्रम जी कभी कभार ऐसे हॉस्पिटल को देखने आ जाते हैं। दोनों घूम ही रहे थे कि तभी अनाया की नज़र हॉस्पिटल के नाम पर जाती है। उसके पैर वही थम जाते हैं। वो बस एकटक उस नाम को देख रही थी। विक्रम जी का ध्यान इस ओर नहीं गया, वो तो आगे निकल गए। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि अनाया उनकी बाजू में नहीं है तो वो इधर उधर उसे देखने लगे। वो एक मोड़ पर मुड़ चुके थे इसलिए वो वापस आए। उन्होंने देखा अनाया कुछ देख रही है। वो उसके पास जाते हैं, उसके कंधे पर हाथ रख बोले, अनु क्या देख रही हो तुम? अनाया ने उनकी ओर देखा, फिर उस बोर्ड की ओर इशारा कर दिया जहां हॉस्पिटल का नाम लिखा था। विक्रम जी ने उस ओर देखा, उनकी नज़र भी बोर्ड पर गई। उसे देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हॉस्पिटल का नाम था RR हॉस्पिटल। उन्होंने अनाया की तरफ देखा और उसे वही पास रखे बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोले, बैठकर बात कर।
अनाया के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर उसकी आंखों में एक गुस्सा था जो वो विक्रम जी को नहीं दिखाना चाहती थी। उसने अपनी आंखों के भाव छिपा लिए और बोली, ठीक है, और वो पास रखी बेंच पर बैठ गई। विक्रम जी भी उसके बगल में बैठ गए। अनाया बोली, ये हॉस्पिटल? विक्रम जी बोले, मैंने बनवाया था। अनाया बोली, हाँ ये बात पता है मुझे, पर ये नाम RR। विक्रम जी बोले, रिदा के नाम पर रखा था मैंने ये नाम, उसके फर्स्ट डेट एनिवर्सरी पर मैंने ये बनवाया था, उसी दिन मैंने इसका उद्घाटन किया था। आज 20 साल हो गए उसे गए हुए, और इस हॉस्पिटल को भी 20 साल हो गए, आज भी वैसा ही है। अनाया बोली, क्या आप मुझे उनके बारे में बताना चाहेंगे? विक्रम जी उसकी तरफ देख बोले, किसके बारे में रागिनी, रिदा या हॉस्पिटल? अनाया की आंखें और होंठ दोनों ही आज मुस्कुरा रहे थे। वो बोली, सबके बारे में। हाँ, वो जानना चाहती थी शुरू से अंत तक सब कुछ ऐसा नहीं है, उसने कुछ नहीं पता करवाया, शायद उसे सब कुछ पता है या कुछ है जो सिर्फ वो अपने पापा के मुंह से सुनना चाहती थी। विक्रम जी बोले, चलो तुम्हें मैं सब कुछ बताता हूँ, शायद इस बात से तुम्हारी नफरत कम हो जाए सबके लिए। अनाया बोली, हम आपको लगता है ऐसा? विक्रम जी बोले, मुझे पता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझसे नफरत करती हो, पर इन सब में रागिनी और परिवार वालों को मत घसीटो। अनाया बोली, आपको लगता है? विक्रम जी ने उसकी ओर देखा तो अनाया बोली, आपको लगता है मैं बात नहीं करना चाहती आपसे या मैं आपसे नफरत करती हूँ? विक्रम जी उसकी बात पर कुछ नहीं बोलते। अनाया बोली, अगर ऐसी बात होती तो मैं यहाँ वापस नहीं आती और ना ही मैं अभी यहाँ बैठकर बात कर रही होती। उसकी बात सुन विक्रम जी हैरान भी होते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी, उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने रागिनी जी को कुछ मैसेज किया और मुस्कुराते हुए बोले, चलो। अनाया बोली, कहा? विक्रम जी बोले, क्यों भरोसा नहीं है क्या तुम्हें मुझ पर? अनाया तुरंत खड़ी होकर उनके साथ चलने लगी। उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, पर शायद अनजाने में ही सही उसने कभी अपने पापा पर शक नहीं किया और उन पर भरोसा भी करती थी। उसके ये भरोसा देख विक्रम जी बहुत खुश हुए। कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि उनकी बेटी कभी उनसे नफरत नहीं कर सकती, वो तो बस नाराज है और उसकी ये नाराजगी वो जल्दी ही दूर कर देंगे। वही दूसरी ओर विक्रम जी का मैसेज देखकर रागिनी जी की आंखें भी नम हो जाती है। वो मन में सोचती है, यही सही है, शायद सच्चाई जानकर वो नफरत तो ना करे हमसे। अभी वो बोल ही रही थी कि एक बार फिर उनका फोन बज उठा। विक्रम जी ने उन्हें एक और मैसेज भेजा था। रागिनी जी ने देखा ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उन्होंने ये चालू की तो ये उस चीज की रिकॉर्डिंग थी जो अभी विक्रम जी और अनाया ने बातें की थी। अनाया ने जब ये कहा कि वो उनसे नफरत नहीं करती, ये सुन रागिनी जी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये आंसू खुशी और गिल्ट दोनों के थे। खुशी इस बात की कि उनकी बेटी उनसे नफरत नहीं करती है, और गिल्ट, रागिनी जी अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगी थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था जो अभी हो रहा है। अब वो भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि अब सब खुश रहे हैं और जो बिगड़ा है वो जल्द ही ठीक हो जाए। वही दूसरी तरफ अरहान, मेहर और माहिरा ने यहाँ अपने ऑफिस की ब्रांच खोल ली थी, पर आज आर्यन के कहने पर को ओबरॉय कॉर्पोरेशन में गया था, क्योंकि आज आर्यन की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और साथ में कॉलेज में उसकी एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन भी थी। वो उसे मिस करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अरहान से कहा कि आज वो चला जाए कंपनी। वैसे भी कंपनी के शेयर्स सब में इक्वल बटे हुए थे, भले ही कंपनी आर्यन चलाता हो, इसलिए अरहान के मीटिंग में जाने से किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और वैसे भी ये कंपनी आर्यन से पहले अरहान, मेहर और माहिरा ही चलाते थे। अरहान अंदर की ओर जा रहा था। यहाँ सब बदल चुका था। हाँ, कुछ पुराने एम्प्लॉय उसे पहचानते थे, पर शायद अरहान ने खुद को इतना बदल दिया अभी कि पुराने एम्प्लॉय भी एक नज़र में नहीं पहचान पाए। वो लोग बस उसे देख रहे थे, वही नए एम्प्लॉय तो उसे नहीं पहचान सकते थे, इसलिए वो उसे देखने लगे। अरहान सबको इग्नोर करते हुए लिफ्ट की ओर चला गया। अरहान उस लिफ्ट की ओर चला गया जहाँ से इस कॉर्पोरेशन के मालिक अपने ऑफिस जाते थे, मतलब अरहान का परिवार। अरहान को उस लिफ्ट की ओर जाता देखकर सब में खूसुर फुसुर होने लगी। वही अरहान सबको इग्नोर कर लिफ्ट का बटन जैसे ही दबाने गया, उसका हाथ किसी ने पकड़ लिए। अरहान जो अपने परिवार और कुछ गिने चुने लोगों के अलावा सबका टच इग्नोर करता, और किसी ने आके उसका हाथ ही पकड़ लिया तो उसकी आंखें सर्द ठंडी हो गई और चेहरा कठोर हो गया। अरहान ने एक नज़र उस हाथ को देखा और फिर पीछे मुड़कर देखा तो एक उसी की उम्र की लड़की उसका हाथ पकड़ खड़ी थी। उसका चेहरा देखकर अरहान का चेहरा सख्त हो गया। 50 माय विलेनस लवर 50। हाय हेलो नमस्ते। अरहान लिफ्ट के बटन को दबाने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख उसका चेहरा सख्त पड़ गया। अरहान ने पीछे मुड़ गुस्से से उसे देखा। वो एक लड़की थी जो उसकी हम उम्र की थी, उसी ने उसका हाथ पकड़ा था। लड़की भी उसे गुस्से में घूर रही थी। जहाँ सब अरहान की आंखों में देखना अवॉइड करते जब वो गुस्से में होता है, यहाँ तो खुद ही लड़की गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डाल खड़ी थी। अरहान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से से अपने दांतों को पिसते हुए बोला,
हाथ छोड़ो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे हाथ को पकड़ने की। वो लड़की अभी भी बिना डरे उसकी आंखों में देख रही थी। वो बोली, मेरी हिम्मत की बात कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस लिफ्ट की तरफ आने की? अरहान बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? वो लड़की अरहान का हाथ छोड़ते हुए बोली, वैसे तो शक्ल और कपड़ों से पढ़े लिखे लग रहे हो, पर आपकी हरकतों की वजह से मुझे पूछना पड़ेगा, क्या आपको पढ़ना आता? अरहान अब अपने हाथ बांध कर बोला, और मैंने कैसी हरकतें कर दी कि तुम्हें ये सवाल पूछना पड़ा? उस लड़की ने पास में चिपकाए पेपर पर इशारा कर दिया, जिस पर लिखा था, ओनली फॉर बॉस एंड फैमिली। अरहान ने उस ओर देखा और पड़ा। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोला, सो। वो लड़की उसका ऐसा लापरवाह बिहेवियर देख गुस्से उसे उंगली दिखाकर बोली, सो यहाँ गेस्ट या आम एम्प्लॉय नोट लोवर डॉग। फिर उसने दूसरी लिफ्ट की तरफ इशारा कर बोली, वो लिफ्ट कॉमन है तो सब वही यूज करते हैं। अरहान ने अपनी पलकें झपकाते हुए उसकी ओर एक पल के लिए देखा, फिर अचानक हंसने लगा। उसे हंसता देख वो लड़की हैरान हो जाती है। वही अब वहां से आवाजें सुन सब लोग जो अभी वहां आ रहे थे वो वहां पर इकट्ठे हो गए। सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। किसी को पता नहीं था क्या हुआ है। तभी वहां राम जी अरिताज जी आ गए। उन्होंने वहां भीड़ देखी। उन दोनों को वहां देख एम्प्लॉयज अपने आप दूर होते जा रहे थे और उन्हें रास्ता दे रहे थे। वो लोग आगे बढ़े तो उन्हें अरहान देखा। वो लोग कन्फ्यूजन में एक दूसरे को देखते हैं और उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। राम जी उनके नजदीक जाते हुए बोले, अरे प्रेरणा, अरहान, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? प्रेरणा उन दोनों को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग राम सर। गुड मॉर्निंग अरिताज सर। उसके गुड मॉर्निंग विश करने पर दोनों ही उसे विश करते हैं। वही प्रेरणा अरहान की तरफ देखती है। अभी भी एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ उसे ही देख रहा था। वो उसे इशारा करती है। अरहान को उसकी बात समझ आ जाती है कि वो उसे भी उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करने को कह रही थी, और अरहान अनजान बनते हुए ऐसे एक्सप्रेशन ला देता है कि मानो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि प्रेरणा ने क्या कहा। उसका चेहरा देख प्रेरणा उसे आंखें सिकुड़कर घूरने लगी तो अरहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही राम जी अपने बेटे को मुस्कुराते देख हैरान थे, क्योंकि जब से वो आया है यहाँ तब से उसने सिर्फ अपने भाई बहन के साथ ही मुस्कुराते देखा है और अनजान लोगों से एक दूरी बना ली थी उसने। वही अरिताज जी मुस्कुराते हुए उनकी इशारे में हो रही लड़ाई का मजा ले रहे थे। वही प्रेरणा अरहान की साइड खिसक कर उसके हाथ पर चिकोटी काटते हुए धीरे से सिर्फ अरहान को सुनाई दे उतनी आवाज में बोली, ये बेशर्मों की तरह दांत दिखाना बंद करो और सर को गुड मॉर्निंग विश करो। इतनी तमीज नहीं है क्या? ये यहाँ के मालिक है। अरहान बोला, ओह, तो तुम ये कह रही थी? प्रेरणा ने हाँ में सिर हिलाया तो अरहान बोला, इसमें क्या है, मैं अभी कर देता हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग छोटे पापा। प्रेरणा उसके गुड मॉर्निंग बोलने पर मुस्कुरा रही थी, पर उसे कुछ खटका और वो झटके से और हैरानी से अरहान की तरफ देखने लगी। अरहान उसे ही मुस्कुराते हुए देख रहा था। अरहान बोला, बस मैंने तुम्हारे सस को गुड मॉर्निंग बोल दिया। तभी राम जी बोले, ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? अरहान बोल, कुछ नहीं पापा, वो तो ये मोहतरमा मुझे बता रही थी कि इस लिफ्ट से सिर्फ यहाँ के मालिक और उनके फैमिली मेंबर ही जा सकते हैं। प्रेरणा अभी भी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अरहान के बोलने पर वो हैरानी से उसकी ओर देखते हुए राम जी की ओर इशारा कर बोली, छोटे पापा। और फिर अरिताज जी की तरफ इशारा कर बोली, पापा। तो अरहान ने ना में सिर हिला दिया तो प्रेरणा बोली, पर अभी तो तुमने कहा। प्रेरणा की उंगली अभी भी राम जी और अरिताज जी की तरफ थी। उस हाथ को अरहान ने पकड़ा और प्रेरणा का चेहरा उस ओर घुमाकर राम जी को पॉइंट करते हुए बोला, पापा। फिर अरिताज जी को पिने करते हुए बोला, छोटे पापा। प्रेरणा ने अब हैरानी से अरहान की तरफ दूसरे हाथ की उंगली कर बोली, अरहान ओबरॉय। तो अरहान हंसते हुए बोली, अरे वाह, बड़ी जल्दी पहचान गई आप। प्रेरणा ने अपनी आंखें शर्मिंदगी से मिंच ली। वो इतने वक्त से कंपनी के मालिक को ही अंदर नहीं जाने दे रही थी और उसे रोज बता रही थी, जबकि ये रोज अरहान ने खुद ही बनाया था। उसका चेहरा देख अरहान को बहुत तेज हंसी आ जाती है और वो हंसने लगता है। उसे हटा देख प्रेरणा अपना चेहरा झुका लेती है। उसे ऐसे देख राम जी बोले, अरहान किसी पर ऐसे नहीं हंसते। अपने पापा की बात सुन अरहान हंसना बंद कर प्रेरणा को देखता है। सॉरी। उसकी सॉरी सुन प्रेरणा उसकी ओर देखती है। उसे बोली, नहीं सर, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? सॉरी तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अरहान मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके। अरिताज जी बोले, अब चले। अरहान और प्रेरणा ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया तो अरिताज जी और राम जी पहले लिफ्ट में चले जाते हैं। अरहान ने अभी भी प्रेरणा का हाथ पकड़ा हुआ था। वो उसका हाथ पकड़े ही लिफ्ट में आ गए। ये देख अरिताज जी शरारत से बोले, अरे हान बेटा, अब तो प्रेरणा का हाथ छोड़ दो। उनकी बात पर दोनों झेप गए और अरहान ने झट से उसका हाथ छोड़ इधर उधर नजरें घूमने लगा।
और प्रेरणा ने अपना चेहरा ही नीचे कर लिया तो अरिताज जी हंसने लगे। राम जी बोले, बस अरे अब बच्चों को तंग मत करो। उसके बाद लिफ्ट में कोई कुछ नहीं बोला। वह दूसरी ओर आज कॉलेज में एकदम शांति थी, क्योंकि आज वो आमिर बाप की बिगड़ी हुई औलाद लोकेश और उसके दोस्त नहीं थे, और साथ में गर्ल गैंग भी नहीं आई थी। आज रुचि की आज एक ही क्लास थी, क्योंकि उनके सीनियर्स के आज प्रैक्टिकल्स थे, इसलिए कॉलेज में खास किसी से बात नहीं करती थी। बस एक उसकी बैचमैन थी जिससे वो बात करती थी, और अब सेकंड ईयर में आते आते उनकी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। उसका नाम सांची था। वो अच्छी लड़की थी। 1 साल का गैप लेकर वो आई थी मेडिकल कॉलेज में। वो दोनों कैंटीन में बैठी बातें कर रही थी कि तभी अनाया का ग्रुप भी वहां आ जाता है, पर उसमें अनाया नहीं थी। सिया की नज़र रुचिका पर पड़ी तो उसे आवाज देती है, हे रुचि। रुचिका ने उस ओर देखा तो सिया उसे आवाज दे रही थी। रुचिका के चेहरे पर उन्हें देख मुस्कान आ गई। पिछले 1 महीने में ये लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सांची ने भी उस ओर देखा तो वो बोली, ये तो कल वाले लोग हैं ना जिन्होंने सीधे सीधे लोकेश से पंगा ले लिया था, तुम इन्हें जानती हो? सांची की बात सुनकर रुचिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ मैं पिछले 1 महीने से जानती हूँ। उसने ये नहीं बताया ये उसकी बहन अनाया के दोस्त है। जब तक अनाया अपनी आइडेंटिटी यहाँ सबको नहीं बताती उसका भी बताने का कोई इरादा नहीं था। रुचिका के कहने पर सांची ने उसे आगे कुछ नहीं कहा। रुचि को भी ये बात पसंद आती थी कि सांची कभी उसे किसी भी बात पर फोर्स नहीं करती और ना ही उसकी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करती। वैसे ये सब फ्रेंड्स में नॉर्मल है, पर रुचि को पसंद नहीं था अगर उसे कोई बात सामने वाले को नहीं बतानी तो उसे सामने वाला फोर्स करे। रुचि ने हाथ के इशारे से सिया और बाकी सबको वहां बुला लिया। आरुषि रुचि की प्लेट से एक सैंडविच का टुकड़ा उठा खाते हुए बोली, अरे तुम अकेली क्यों हो राधिका, आर्यन भाई और रुद्र कहाँ है? रुचि भी खाते हुए बोली, उनकी क्लास है, मैं उनका ही वेट कर रही थी। वैसे ये मेरी दोस्त सांची। उसने सांची को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा। योरिशित एकदम से बोला, ओह तो तुम भी दोस्त बनाती हो। उसके बाद सांची को देख बोला, वैसे आप इसे झेल कैसे लेती है, मतलब इतनी नकचरी लड़की को? तभी रुचि गुस्से से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा नकचरी से? ऋषित बोला, देखा कैसे गुस्सा होती है, छोटी छोटी बातों पर तुम पर भी ऐसे ही गुस्सा करती है ना ये। सांची बस उसकी बातें हैरानी से सुन रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने रुचिका के मुंह पर ये बात नहीं बोली थी, और वही बाकी सबको तो जैसे इनके झगड़े की आदत लग गई हो, जैसे अनाया और रुद्र के झगड़े की हो गई थी। मयंक उन दोनों को झगड़ते देख सांची से बोला, तुम खाओ, इनका चलता रहेगा। सिया उन्हें रोकते हुए बोली, बस अब बहुत हुआ, सब हमें ही देख रहे हैं, अगले 1 सेकंड में तुम दोनों शांत नहीं हुए ना तो देख लेना मैं दोनों को एक एक थप्पड़ लगाऊंगी। उसकी बात पर दोनों शांत हो जाते हैं, क्योंकि सिया ने जो कहा वो कर सकती है, क्योंकि एक बार मॉल में वो दोनों को मार चुकी है। दोनों को शांत होता देख सबने एक राहत की सांस ली और अपना खाना ऑर्डर कर खाने लगे। वही रुचिका और ऋषित की लड़ाई अभी भी आंखों ही आंखों चालू थी। काफी देर तक सब इग्नोर कर रहे थे। अंत में अने अपना चम्मच प्लेट में पटकते हुए बोला, बस अब बहुत हुआ, ये क्या बच्चों जैसी हरकत है। उसकी बात पर दोनों ने अपना मुंह बना लिया और खाना खाने लगे। थोड़ी देर में आर्यन, रुद्र और राधिका भी आ गए, और 1 घंटा साथ में बिताने के बाद वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में राधिका रागिनी जी को फोन कर पूछती है कि वो लोग घर आ गए, तो रागिनी जी बोली, नहीं हम अभी हॉस्पिटल में ही है। तो रागिनी बोली, ठीक है फिर हम वही आते हैं, साथ में लंच करेंगे। रागिनी जी हाँ कर देती है। आर्यन और रुद्र को ऑफिस जाना था तो वो राधिका और रुचिका को हॉस्पिटल छोड़कर खुद ऑफिस चले जाते हैं। जब 51 माय विलेनस लवर 51। हाय हेलो नमस्ते। रुचि और राधिका हॉस्पिटल आई हुई थी, वो अंदर की तरफ बढ़ रही थी, तभी उनके कानों में लोगों की बातें गई। 2 नर्स वही खड़ी होकर बातें कर रही थी। पहली नर्स ने कहा, अरे विक्रम सर की बेटी थी ना वो? दूसरी नर्स बोली, हाँ वो अभी दिल्ली से आई थी लगभग 1-2 महीने पहले। पहली नर्स बोली, काफी खूबसूरत है ना, बिल्कुल रागिनी मैम की तरह है। दूसरी नर्स बोली, हाँ दोनों सगी माँ बेटी है तो वैसी ही दिखेगी ना, रुचि मैम और राधिका मैम की तरफ थोड़ी ना सौतेली बेटी है वो दोनों तो खामखा रागिनी मैम पर अपना हक जताती है, जबकि वो तो उनकी असली माँ भी नहीं है। रुचि और राधिका ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। राधिका की आंखों में तो आंसू भी आ गए, वही रुचि की आंखें अंगारे उगल रही थी। रुचि आगे बढ़ उन दोनों को कुछ कहने जाने ही वाली थी, पर राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया तो रुचि ने उसे देखा। राधिका ने ना में सिर हिला दिया तो रुचि वापस अपनी जगह आ गई। वही वो दोनों नर्स अपनी ही बातों में गुम थी, उन्हें तो पता ही नहीं था पीछे राधिका और रुचि खड़ी है। वो दोनों आगे बातें करने लगी, वही रुचि और राधिका वही खड़ी उन दोनों की आगे की बातें सुनने लगी। पहली नर्स आगे बोली,
तुम्हें पता है रागिनी मैम विक्रम सर की दूसरी पत्नी है। दूसरी नर्स बोली, हाँ मुझे पता है और ये भी पता है कि उनकी पहले से 3 औलाद थी। पहली नर्स बोली, पर तुम्हें ये नहीं पता कि राधिका हुए रुचि मैम के जन्म के 6 बाद ही विक्रम सर ने दूसरी शादी कर ली थी, जबकि उनकी पत्नी को मरे बस 1 महीना ही हुआ था। दूसरी नर्स हैरानी से बोली, क्या लेकिन क्यों? पहली नर्स बोली, अरे तुमने अनाया मैम और उनकी पहली 2 बेटों के बीच का एज डिफरेंस नहीं देखा क्या? सिर्फ 1 साल, मतलब ये कि जब उन दोनों की शादी हुई तो अनाया मैम ऑलरेडी रागिनी मैम के पेट में थी। दूसरी नर्स बोली, मतलब अनाया मैम विक्रम सर की बेटी नहीं है क्या? पहली नर्स बोली, अरे नहीं अनाया मैम उनकी है बेटी, पर तुम समझ जाओ ना यार, तुम्हें सारी बातें बतानी पड़ती है, तुम्हें नहीं पता क्या? शादी से पहले। अभी वो कुछ बोलती कि पीछे से राधिका गुस्से से एक ठंडी आवाज में बोली, क्या समझ जाए वो बोलो, मुझे भी समझाओ तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि एक बारी रुचि को भी ऐसा लगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया है। पर अभी रुचि भी गुस्से में थी। वही उनके पीछे आर्यन और रुद्र भी आ गए। उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ, पर उन दोनों ने राधिका और रुचि को वहां देखा तो वो अभी वहां आए थे। दरअसल आर्यन की मीटिंग थी इसलिए वो गया था, पर बीच रास्ते में उन्हें पता चला कि वो की मीटिंग कैंसिल हो गई है। वो लोग ज्यादा दूर भी नहीं गए थे इसलिए वो लौट आए। आर्यन और रुद्र उन लोगों के पास पहुंच गए। आर्यन को कुछ गड़बड़ लगी। उसने राधिका को देखा जिसकी आंखें नम थी और लाल भी थी, वही रुचि की गलत भी कुछ ऐसी ही थी। रुद्र रुचि को देख बोला, क्या हुआ तुझे ब्रो? गुस्से में क्यों है? उसने पूछा तो रुचि ने उसकी ओर देखा। उसकी एक आंख से आंसू निकल गया। रुद्र रुचि को रोता दुख हैरान था क्योंकि वो जानता था उसकी ये झल्ली बेस्ट फ्रेंड इतनी आसानी रोने वालों में से नहीं है, जरूर कुछ बड़ी बात हुई है। वही रुचि ने अपनी आंखें पोंछी और अपने कमर पर हाथ रख सिर ऊपर कर एक गहरी सांस लेने लगी। राधिका भी गुस्से में थी। आर्यन उसके पास जाके कंधे पर हाथ रख बोला, राधु व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू सो एंग्री? राधिका ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं, बल्कि उसके हाथ को अपने कंधे से हटाकर आगे बढ़ गई। वही आर्यन हैरानी से उसे देखने लगा। राधिका उन दोनों नर्स के पास पहुंची जो फटी आंखों से उसे ही देख रही थी और अब डर से कांप भी रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि जो उन्होंने बोला वो अगर इन दोनों ने सुन लिया होगा तो आज उनकी नौकरी तो जाएगी ही, पर उनका इस शहर में जीना हराम हो जाएगा। राधिका उनके पास जाके बोली, क्या समझा रही थी तुम उसे? मुझे भी समझाओ, मैं भी नहीं समझी तुम क्या कहना चाहती थी। हम वो दोनों नर्स तो डर से कुछ भी बोल भी नहीं पा रही थी। इस बार राधिका जोर से चिल्लाते हुए बोली, बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ कि क्या समझा रही थी तुम? उसके इस तरफ चिल्लाने से उसकी सांसें भी फूलने लगी। वो गुस्से में जोर जोर से सांसें लेने लगी। आर्यन ये देख जल्दी से उसकी पीठ को रब कर उस रिलैक्स करते हुए बोला, शांत राधु, बस क्या हुआ है, इतना गुस्सा क्यों हो तुम? राधिका अपनी आंखों में पानी लिए आर्यन को देख उन नर्सेस की तरफ इशारा कर कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, पर उसका गला भर आया था और वो बोल ही नहीं पा रही थी। राधिका की इस हालत को देख आर्यन ने जल्दी से उसे पास की बेंच पर बिठाया और पानी मंगवाया। एक स्टाफ जल्दी ये पानी ले आया। आर्यन ने आराम से पहले राधिका को पानी पिलाते हुए पीठ रब करने लगा। वही अब राधिका की आंखों से टप टप आंसू बाहर निकले थे। आर्यन उसके आंसू देख बेचैन हो रहा था, पर उसे पहले राधिका को शांत करना सही समझा क्योंकि शायद राधिका अभी इस हालत के नहीं यही कि कुछ बोल सके। आर्यन ने एक गुस्से भरी नजर उन दोनों नर्स पर डाली। उन दोनों नर्स का योगला ही सूख गया। वो हकलाते हुए बोली, हमने कुछ नहीं कहा है मैम को सर। आर्यन उन्हें उंगली दिखाकर बोला, शट द हेल अप, एक वर्ड भी नहीं निकलना चाहिए तुम दोनों के मुंह से, चुपचाप यही खड़ी रहो, समझ में आई बात? और जितना पूछा जाए और जब पूछा जाए तभी जवाब देना। इतना बोल। वो इतना बोलकर राधिका को देखने लगा जो अब शांत होकर उसे ही देख रही थी। वही उसकी बात सुन दूसरी नर्स तो डर से कुछ नहीं बोलती, पर पहली नर्स को अब गुस्सा आ जाता है। वो बोली, आप होते कौन है मुझसे इस टोन में बात करने वाले? आपकी हिम्मत कैसे हुए हम पर रौब जमाने की? हम आपके लिए काम करते तो आप हम पर ऑर्डर झाड़ेंगे? वही आर्यन उसकी बात पर कुछ कहने ही वाला था। राधिका चीखते हुए खड़ी हो गई और चिल्लाते हुए बोली, ओह शट अप, अपना ये गटर जैसा मुंह बंद करो। जब 52 माय विलेनस लवर 52। हाय हेलो नमस्ते। राधिका और रुचि हॉस्पिटल आई हुई थी और जब उन दोनों ने दो नर्स की बातें सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आ रहा था। वो दोनों अभी कुछ कहती तभी वहां रुद्र और आर्यन भी आ जाते हैं। आर्यन और रुद्र को उन दोनों नर्स पर बहुत गुस्सा आता है। आर्यन उन दोनों नर्स को फटकार देता है तो एक नर्स उस पर चिल्ला देती है क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस टोन से बात नहीं की थी। वही उसकी यही बदतमीजी देखकर राधिका को बहुत गुस्सा आने लगा और वो चिल्लाते हुए बोली, ओह जस्ट शट अप, अपना ये गटर जैसा मुंह बंद करो और इस पर शटर लगाओ गटर का, क्योंकि बहुत गंदगी फैला रही हो यहाँ पर तुम।
वो नर्स जिसका नाम रिया था वो बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? माना मैंने आप दोनों के बारे में बातें की, पर इसमें गलत क्या है? सच है तो कहा मैंने। रुचि एकदम से बिफरते हुए बोली, तुम होती कौन हो हमारे फैमिली मैटर में बोलने वाली या हमारे बारे में बातें करने वाली? पापा तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे देते हैं, ना कि ये गॉसिप करने के। पर शायद वो नस बहुत है धिद थी, वो बेशर्मी से बोली, हाँ तो मैं भी हुना काम करके ही हटी थी, अब क्या अपने कलिंग्स के साथ 2 पल बात भी नहीं कर सकती मैं? राधिका बोली, कर सकती हो, पर तुम बात क्या कर रही थी ये तुम्हें नहीं पता, और अगर तुमने जो कहा है वो मैंने पापा को बता दिया ना तो कहीं जॉब करने लायक नहीं रहोगी तुम। और कितनी बेशर्म हो तुम, पीठ पीछे बिचिंग करती हो और अब गलती मानने की जगह तुम ये बेशर्मी दिखा रही हो। रिया अब पूरी तरह बदतमीजी पर उतर आई थी। उसने आगे खड़ी राधिका को धक्का मार दिया और गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रिया कपूर से ऐसे बात करने की? और मैं बेशर्म नहीं, तुम बेशर्म हो। और तुम्हारी वो सौतेली माँ जिसने एक शादीशुदा मर्द को फंसाया, वो भी तब जब उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी। राधिका और रुचि को जैसे ही रिया की यह बात सुनी तो दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया और एक पागलपन नजर आने लगा उन दोनों की आंखों में, जैसे अभी सामने खड़ी नस को वो लोग जिंदा जला दे। वही ये सब देख आर्यन और रुद्र को अब चिंता होने लगी थी उन दोनों की, इसलिए आर्यन ने रुद्र को कुछ इशारा किया। रुद्र ने हाँ में सिर हिलिया, पर तभी उसकी नजर नस के पीछे एक परछाई पर गई। ये देख उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने आर्यन की ओर देखा जो चिंता से रुचि और राधिका को देख रहा था। रुद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो आर्यन ने उसकी तरफ देख कहा, क्या तुमने अभी तक फोन नहीं किया? रुद्र उसकी बात सुन बोला, अब फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्यन उसकी बात सुन कंफ्यूजन में उसे देखा तो रुद्र ने एक डेविल स्माइल देकर उसे उस ओर देखने को इशारा किया जिस ओर वो परछाई दिखाई दे रही थी। आर्यन ने उस ओर देखा पर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने दोबारा रुद्र को देखा तो रुद्र ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुन आर्यन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। और अब वो दोनों खड़े रहकर बस तमाशा देखने लगे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कोई फिल्म देख रहे हैं। अब रुचि ने तुरंत रिया की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारी मम्मा के बारे में कुछ भी बोलने की? जानती क्या हो तुम उनके बारे में? वो कैसी है या क्या हुआ था उस वक्त? या बस अपनी गंदी जुबान चला रही हो और लोगों के दिलों में उनके खिलाफ जहर भर रही हो? राधिका भी रुचि का साथ देते हुए गुस्से में बोली, मिस रिया कपूर, तुम्हारी यह गंदी सोच और बुरी आदतें तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अगर तुमने एक शब्द भी हमारी माँ के खिलाफ कहा तो मैं खुद पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। और फिर तुम इस हॉस्पिटल में काम तो क्या, किसी भी हॉस्पिटल में कदम रखने लायक नहीं बचोगी। और मैं खुद मेक श्योर करूंगी कि तुम इस शगम में एक और चैन से सांस भी न ले पाओ। राधिका नर उसके बैच पर से उसका नाम पढ़ते हुए कहा, लेकिन रिया उसकी बुद्धि पर तो मानो पर्दे गिर गए थे और पागल हो गई हो। वैसे ही उसने अपनी बदतमीजी जारी रखते हुए कहा, अरे वाह, अब मुझे धमकी दे रही हो? सच को सच कहने में किसी की परवाह नहीं करती मैं। जो तुम्हारी माँ ने किया वो सारी दुनिया जानती है। एक शादीशुदा आदमी को अपने जाल में फंसाना कोई छोटी बात नहीं है। और तुम दोनों को पता होना चाहिए कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। एक ना एक दिन वो अपने रंग जरूर दिखाएगी। सच सुनकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। रुद्र और आर्यन भी अब तक अपने गुस्से को दबाए खड़े थे, लेकिन रिया की बात सुनकर आर्यन ने कड़े शब्दों में कहा, रिया, यह आखिरी बार है जब तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस हॉस्पिटल में तुम्हारे जैसे बदतमीज लोगों की जगह नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपना काम खात्मिन कर निकल जाओ और दूसरों की जिंदगी में दखल देना बंद करो। लेकिन रिया ने आर्यन की बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे लोग सिर्फ धमकियां देने के काबिल हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे पास मेरे खिलाफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मुझे नौकरी की परवाह नहीं, मुझे तो बस सच बोलना आता है। अब तक राधिका का गुस्सा चरम पर था। उसने रिया के करीब जाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे जहरीले लोग सिर्फ दूसरों की जिंदगी में जहर घोलना जानते हैं। लेकिन याद रखना, हमारी माँ ने अपनी मेहनत और हिम्मत से इस परिवार को संभाला है। और जो झूठ तुम फैला रही हो वो हम पापा को बताकर तुम्हें जवाब देंगे। तुम्हारी इस घटिया हरकत के लिए तुमसे इस हॉस्पिटल में माफ़ी मंगवाई जाएगी, और अगर तुमने इनकार किया तो फिर कानूनी रास्ता हमारा आखिरी हथियार होगा। रिया ने गुस्से में राधिका को घूरते हुए कहा, माफ़ी? तुम मुझसे माफ़ी मंगवाने की सोच रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? मेरी पहुंच तुमसे कहीं ऊपर है। तुम्हारा पापा कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम जैसी बदमिजाज लड़कियां अपने घर को संभालने के काबिल नहीं हो। ये सुनते ही रुद्र ने रिया को कड़ी आवाज में रोका, बस एक शब्द और, रिया।
तुमने जो बातें कही हैं उनकी सच्चाई जानने का अधिकार तुम्हें नहीं है, और अगर तुम्हें इस परिवार के बारे में कुछ भी गलतफहमी है तो उसे अपने तक ही रखो, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ परिवार का नहीं बल्कि अस्पताल की छवि का है। तुम्हारी हरकतें और तुम्हारे शब्द तुम्हारे करियर को खत्म कर देंगे। रुचि ने अपना फोन रिया को दिखाते हुए कहा, इस फोन में तुमने अब तक जो कुछ भी कहा है वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। अब इस हॉस्पिटल में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। रिया ने जो हरकत की है उसे देखकर अब इस अस्पताल में उसका रहना मुश्किल है। ये बात अब सबको पता लग गई थी। रिया ने गुस्से में रुचि के हाथ से फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो माफी मांगो और इस हॉस्पिटल को छोड़ दो, या फिर अपने भविष्य की चिंता करना शुरू कर दो। रिया ने एक पल के लिए रुककर सोचा, लेकिन उसकी बदतमीजी इतनी गहरी थी कि उसने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। वह एक आखिरी बार चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग मुझे क्या डराओगे? मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन यह मत सोचो कि यह लड़ाई खत्म हो गई है। वही पीछे खड़ी वो परछाई एकदम से उसके नजदीक आ गई और उसे पीछे पलटकर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतनी जोर का पड़ा था कि रिया औंधे मुंह नीचे गिर गई और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अगले कुछ मिनट तक आसपास की जगह पर एक सन्नाटा पसर गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।